हेलो। हेलो। नहीं करी सर। आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है। आप लोगों ने रक्षात्मक युक्ति पढ़ी है ये? इसके जो जनक माने जाते हैं वो फ्रायड माने जाते हैं, सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। आप लोगों ने ये वाली बात सुनी होगी एग्जाम्पल में आता है कि अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, कौन सी रक्षात्मक युक्ति? यानी एक लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते हैं तो वो अंगूर में कमी निकाल देती है कि अंगूर खट्टे हैं, तो उन्होंने ये वाली बात पूछी ये क्या कहलाता है, तो ये रक्षात्मक युक्तियों के अंतर्गत आता है। एक आपने सुना होगा जब एक लड़का या एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो वो अपने आप को यह कहकर बचाता है कि दूसरे छात्र भी तो नकल कर रहे हैं। और एक और आपने सुना होगा जो सबसे ज्यादा भी पूछा था, अंगूठा चूसना। अंगूठा चूसना। सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मानसिक स्वास्थ्य जो क्या कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में मैं आपको रक्षात्मक युक्ति पढ़ाऊंगा। जो डिफेंस मैकेनिज्म होती है, जो रक्षात्मक युक्ति है, जो इनकी जो जनक माने गए वो फ्रायड माने गए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ आप लोगों ने रक्षात्मक युक्तियां पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? रक्षात्मक युक्ति वो होती है, पढ़ी है? नहीं पढ़ी सर, हम कहाँ से पढ़ेंगे ये? नहीं नहीं यहाँ नहीं, मतलब वैसे थोड़ा बहुत पता है सर। वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही। सर ही नहीं दिखाई दे रही। हेलो, अब आ रही आवाज? ये सर आ रही है। देखो मैं आपको ये बता रहा था रक्षात्मक युक्ति किसे कहते हैं, तो मैंने आपको ये बता रहा था कि रक्षात्मक युक्ति में आप लोगों से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी। जो अंगूर खट्टे हैं वो ये वाली बात देखनी है, तो अंगूर जो खट्टे हैं तो क्या हो गया? अगर वो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक की बात करता है, इसके फादर्स की बात करता है, तो आपको बताना है C.W. बियर्स। क्या बताना है? C.W. बियर्स। रक्षात्मक युक्तियों के अभी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य की, अभी रक्षात्मक की आगे बढ़ाऊंगा इसमें। अभी आपने पहले फादर आगे फ्लाइट लिखा हुआ था जब मैंने नोट किया। वो इनके जनक थे जो अभी मैं इसी में आगे पढ़ाऊंगा। सिगमंड फ्रायड है, वो इसके जनक थे। और जिसमें मैं आपको ये वाली बात बता रहा था कि अंगूर खट्टे हैं, कौन कौन सी रक्षात्मक युक्ति होती है, यानी डिफेंस जो मैकेनिज्म होती है वो कौन कौन सी होती है, उनको देखना है हमें। ठीक है, तो रक्षात्मक युक्ति को थोड़ा इसमें बाद में पढ़ते हैं, थोड़ा अभी इधर देखते हैं। क्या हो रहा है? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है सर, आ रही है। देखो अगर जैसे हम पढ़ते हैं मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की या मानसिक स्वास्थ्य के अगर आपसे वो पूछते हैं जनक कौन है तो आपको बताना है C.W. बियर्स। अब C.W. बियर्स की एक पुस्तक है, उसको भी देख लेते हैं। इनकी एक पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। अगर वो आपसे ये पूछता है कि मानसिक स्वास्थ्य के जनक कौन है, मेंटल हेल्थ के जनक कौन है, तो आपको बताना C.W. बियर्स। और C.W. बियर्स की पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इट सेल्फ। अब बात यहाँ पर ये होती है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, थोड़ा पहले लिख देता हूँ फिर उसके बाद समझना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ मन को स्वस्थ रखने वाला विज्ञान। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान की आवश्यकता है, उसी प्रकार मन को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की
अब आपको समझना क्या है, मैं आपको एक चीज लिखा रहा हूँ, जब आपको समझ में आ जाए, अगर वो इसका शाब्दिक अर्थ पूछे आपसे, यानी इसका अर्थ या उद्देश्य पूछे आपसे, इसका अर्थ या उद्देश्य क्या है, तब आपको बताना है मन को स्वस्थ रखने के नियम या उपाय बताना। मान लेते हैं, अगर वो आपसे पूछता है कि मानसिक स्वास्थ्य होता क्या है, अब मानसिक स्वास्थ्य दो तरीके से मान लेते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति का जो मन है वो दो तरीके से होगा, या तो खराब होगा या सही होगा, यानी उसका जो मानसिक जो स्वास्थ्य है या तो वो खराब होगा या सही होगा। अब मान लेते हैं जो मन जो सही है वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर खराब है, उसको स्वस्थ रखने के लिए जिन बातों के द्वारा, जिन नियमों के द्वारा और जिन उपायों के द्वारा आप अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, उन नियमों को और उपायों को बताने का कार्य कौन करता है हमारा? इन उपायों और नियमों को जो बताने का कार्य करता है वो हमारा कौन कर रहा है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कर रहा है। देखो मैंने आपको एक बात यहाँ पर लिखा है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान करता है मन को स्वस्थ रखने वाला विज्ञान। जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक विज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक विज्ञान या मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी जो शायद आपने पढ़ी भी थी और पेपर में पूछी भी गई है, इसी केवीएस वाले में। अरस्तु ने बोला था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। निर्माण यानी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर मान लेते हैं, अब इसको समझते हैं कि मान लीजिए सर्दी हो रही है, अब सर्दी में अगर आप कोल्ड ड्रिंक मांगते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो आपकी तबीयत खराब होगी। तो आपको ये जो बोला जा रहा है कि सर्दी में कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, गर्म पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, जो ये वाली बात बताई है कि कोल्ड ड्रिंक मत पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ये जो नियम कायदे कानून उपाय जो बताए हैं वो हमारे किसने बताए? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने बताए, जिसके आधार पर आप स्वयं को और अपने मन को स्वस्थ और अच्छा रख सकते हैं, वो हमारा मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। अब मैंने आपको बताया कि इसके जनक पूछे तो आपको बताना C.W. बियर्स। इसके जनक कौन है? C.W. बियर्स हैं, और C.W. बियर्स की एक पुस्तक है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इन्होंने कहा था कि जब एक व्यक्ति का मानसिक रूप से जो परिपक्व होता है, जो अपने संवेगों का कंट्रोल करके रखता है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, वो मानसिक स्वास्थ्य से एक अच्छा व्यक्ति कहलाता है। अगर हमारा शरीर स्वास्थ्य रखना है तो हमें शारीरिक विज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। अब शारीरिक विज्ञान हमें ये बताएगा कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ समझना है, ये दूर नहीं करता। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब समझना, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो होता है वो हमारी बीमारियों को दूर नहीं करता। मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए नियम और उपाय बताता है। यानी अगर हमारी तबीयत खराब है तो उस तबीयत को सही नहीं करेगा, उस तबीयत को सही करने के जो उपाय होंगे उनको बताने का कार्य कौन करेगा? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, यानी मन को स्वस्थ या सही रखने के उपाय बताना। दोबारा फिर मैं एक बार आपसे बोलूंगा, मान लीजिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ ये चीज बताएगा कि आप इस वाले रास्ते पे जाओगे तो तबीयत खराब होगी, आप इस वाले रास्ते पे जाओगे तो आपकी तबीयत सही होगी, तो आप उस वाले रास्ते पे जाइए जिस रास्ते पे आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। और मैंने आपको जो पहला पेपर हुआ भी, जो शायद 12 को हुआ है, हुआ है, उसमें मैंने आपको ये वाली बात बताई कि अरस्तु की एक डेफिनेशन पूछी गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये किसने कहा है? तो आपको बताना अरस्तु ने। अब एक और आती है क्रो एंड क्रो की, इनकी परिभाषा आ जाती है क्रो एंड क्रो की। आप इसको भी देख लेना इसी के साथ में। क्रो एंड क्रो ने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आधुनिक शताब्दी का, आधुनिक शताब्दी का लोक हितकारी विज्ञान कहते हैं। लोक हितकारी विज्ञान कहते हैं। अब लोक हितकारी का मतलब होता है जो आपके हित में कार्य करे, आपके पक्ष में कार्य करे, आपको सही दिशा में लेके जाए, वो लोक हितकारी कहलाता है। और आधुनिक मीन्स होता है वर्तमान। आधुनिक मीन्स होता है वर्तमान में कार्य करने वाला, यानी वर्तमान में जो कार्य कर रहा है। और वर्तमान में अगर हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे तो ज्यादा ही जिएंगे, अगर कम स्वस्थ रहेंगे तो कम जिएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा है आधुनिक शताब्दी का वर्तमान में जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को सबसे ज्यादा माना जाता है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। ये जो योग करना बता रहा है, किस टाइम पर खाना खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन सी वस्तु खानी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं खाना चाहिए, कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए, ये जो सारी डिस्कशन वाली बातें हैं वो हमें कौन प्रदान कर रहा है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कर रहा है। अब मान लीजिए अगर आप सुबह सुबह जगने के बाद खाली पेट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो तबीयत ऑटोमेटिक खराब होगी। अगर आप मानते हैं, आप लोग बहुत भी खाते होंगे, मोमोज है, बड़ा पाव है, बर्गर है, चाउमीन है, पास्ता है, चाउमीन, ये जो कुछ चीज है जो हम खा रहे हैं, तो ये शुरुआती दौर में तो हमें अच्छी लगेगी, लेकिन आगे जाके हमारे कैंसर का कारण बनता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मैं नहीं बता रहा, ये जो नियम बताए हैं वो किसने बताए हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ने नियम बताए हैं। इस नियमों को जब हम फॉलो करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, कौन सा भोजन नहीं खाना चाहिए। ये वाला चीज हमारी क्या कहलाती है? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। अगर जनक पूछे तो आपको बता देना C.W. बियर्स। अगर C.W. बियर्स की पुस्तक का नाम पूछे तो आपको बता देना ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। अगर आपसे ये पूछे क्रो एंड क्रो की परिभाषा कौन सी है तो आपको बताना है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आधुनिक शताब्दी का लोक हितकारी विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि अरस्तु की परिभाषा कौन सी है तो आपको बताना है एक अच्छे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आपसे ये पूछे कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ, तो आपको बताना है मन को स्वस्थ रखने के नियम और कायदे कानून बताना। अगर आपसे ये पूछे शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, मैं उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर वो आपसे पूछे शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं शारीरिक
स्वास्थ्य का अर्थ शरीर को स्वस्थ रखने के नियम बताना। अगर वो मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मन को स्वस्थ रखने के नियम और उपाय बताना। अगर इसमें से कुछ पूछना है आपको तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, लेकिन एक फिर भी चीज बता रहा हूं आपको, समझना, मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको समझना। एक तो मैंने ये चीज पढ़ाई आपको, एक ये वाली चीज, ऊपर से मैंने आपको बताया है इसका ये उद्देश्य आपको पता हो। उसके बाद मैंने अरस्तु की परिभाषा बताई आपको, उसके बाद मैंने क्रू एंड क्रू की परिभाषा बताई है। ये आपको याद हो तो मेंटल हेल्थ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। अब एक बात यहाँ पर आती है कि मान लीजिए ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो मानसिक स्वास्थ्य को लाया गया, इसमें से कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। कुछ पूछना है? हेलो हेलो, नहीं सर, ये तो ठीक। समझ में आ गया मानसिक स्वास्थ्य कैसे हाँ कहते हैं? जी। आगे चलें। देखो, अब बात यहाँ पर होती है, मान लीजिए अब इसमें हेडिंग डालेंगे एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषताएं। अब आपको समझना क्या है, पहले मैं लिख दे रहा हूं कौन कौन सी अच्छी मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता होती है। देखो, एक तो संतुलित या समन्वित जो विकास होता है, दूसरा हम बोलते हैं संवेगात्मक परिपक्वता, उसके बाद हम समायोजन की योग्यता, उसके बाद हम पढ़ेंगे आत्म विश्लेषण की योग्यता, जीवन दर्शन निश्चित होना, जीवन दर्शन निश्चित होना, आत्मविश्वास होना, सहनशीलता होना, सहनशीलता होना, निर्णय लेने की योग्यता होना। देखो, मैंने ये वो पॉइंट लिखे हैं जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, ये उसके पॉइंट लिखे हैं मैंने, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए होता क्या है। और एक और हम अगर लिखें, एक और जो लिखें तो मान लीजिए हम एक लिख देते हैं, कौन सा, तो संतुलित समूह विकास होगा, एक लिख देते हैं नियमित अच्छी दिनचर्या। अब मैं इधर जो पॉइंट लिखने वाला हूं नोट डाल के, जो खराब या अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, मान लीजिए इसको एक और नाम से हम मान लेते हैं, वो व्यक्ति बीमार है किसी बीमारी से, यानी जो व्यक्ति है वो बीमार है किसी बीमारी से, तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। अब आपसे जब भी क्वेश्चन पुट अप करेगा मेंटल हेल्थ से, तो वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य वो यहाँ पर व्यक्ति भी लिख सकता है, अगर मान लीजिए वो लिखता है मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति, लिखित तो नहीं तो ऐसे भी चल जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता नहीं है। हमें ये समझना, देखो अब मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करूंगा और आप इसको जब समझे तो अपने ऊपर अप्लाई करके समझना, तभी आपको समझ में आएगा। आप इतने पॉइंटों को याद करोगे तो कोई ना कोई भूल ही जाओगे। अगर हम इनको अपने ऊपर अप्लाई करके सीखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है। ये वाला जो व्यक्ति है ये बीमार है और ये स्वस्थ व्यक्ति है, ये स्वस्थ व्यक्ति है और ये वाला कैसा व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? अब ये जो बीमार व्यक्ति है ये इनमें से कोई सा एक कार्य कर सकता है। अब बात यहाँ पर इनमें से कौन सा समझ में नहीं आ रहा उनको पूछें, या फिर एक भी नहीं आ रहा तो मेरे को पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन करूं। अगर एक दो आ रहे हो तो बताएं जिससे मैं आगे चलूं, या फिर मुझे वन बाय वन सारे डिफाइन करने बता दो, ये सारी बता दो। अब समझे। मैंने आपको एक बात बताई है कि मान लीजिए हम बात करते हैं इसकी, उसने बोला कि संतुलित और समन्वित विकास। मान लीजिए ऐसा नहीं कि उसका शारीरिक रूप से वो विकलांग हो और मानसिक रूप से थोड़ा अच्छा हो तो वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहला सकता। और मैं आपको एक बात हर बार बताता हूँ कि इन चारों पक्षों को तो आप हर बार याद रखें। याद है किसी को चार पक्ष? पहला मैंने आपको बताया था फिजिकली, दूसरा मैंने आपको बताया था मेंटली, और तीसरा मैंने आपको बताया था इमोशनली, और जो लास्ट वाला मैंने आपको बताया था सोशली। यानी जो व्यक्ति के चार पक्ष हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक, ये चारों पक्ष जब पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तो उसका जो संतुलित और समन्वित विकास होता है, जिसको हम एक अच्छी पर्सनैलिटी के रूप में जानते हैं। जब उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो वो डिसीजन अच्छे से लेगा। संवेगात्मक परिपक्वता का शब्द का मैं आपको यहाँ पर इस वाली बात से बताऊंगा कि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। यानी इस वाली बात को मैं पहले ही बता चुका हूं पहले वाली इमोशंस वाली क्लास में कि अगर एक व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार अपने संवेगों को प्रदर्शित करता है तो वो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाता है। मैंने आपको इस वाली एग्जाम बताई थी कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और वहां पर अगर आपके टीचर से बहस हो जाती है तो वहां पर आपको लड़ाई नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जाम पर फोकस करना है, एग्जाम देने पर फोकस करना है, अपने पेपर पर ध्यान देना है। अब ये वाली कार्य आपने देख लिया कि हाँ हमको लड़ाई कहां पर किस तरीके से करनी है, ये वाली बात हमें अच्छे से समझ में आ रही है, तो इसका मतलब आप
परिपक्व मतलब मैच्योर हैं संवेग को कंट्रोल करने के लिए, और ये संवेग को कंट्रोल वो व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। अगर वो बीमार व्यक्ति है तो उसमें तो वैसे ही चिड़चिड़ापन ज्यादा आ रहा है, तो एक पिछड़ दो लोगों से लड़ाई करेगा। तो एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता ये वाली चलिए। समायोजन की योग्यता क्या होती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि वो एक ही जगह आपको अपने आप को डाल ले। जो एक अच्छा व्यक्ति होता है, एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला होता है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करिएगा हर जगह। वो ये नहीं कहता कि नहीं मैं अपने हिसाब से यहाँ पे जीऊंगा, वो ये कहेगा आज मैं इनके हिसाब से जी रहा हूँ, कल मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, और वो कभी भी कोई भी क्वेरी नहीं करता, अपने आप को हर जगह में ढाल लेता है। इसका मतलब वो एक परिपक्व और स्वस्थ व्यक्ति है। आत्मविश्लेषण की योग्यता क्या कहलाती है? मान लीजिए आत्मविश्लेषण की योग्यता है कि अपने सेल्फ का एनालिसिस तो कर सके, वो अपने बारे में पूरी जानकारी दे सके और अपने बारे में पूरी जानकारी रख सके कि मुझ में क्या-क्या कमी है, क्या-क्या अच्छाई है, मुझे किस बात पे ज्यादा जोर देना है, किस बात पे ज्यादा जोर नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अपने बारे में पूछ रहा है, तो आप अच्छे से अपने आप को डिफाइन कर सकें, वो एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके बाद जीवन दर्शन निश्चित होना, ये वाला थोड़ा पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? जीवन दर्शन निश्चित, इस वाले को मैं दूसरी भाषा में एक और बता चुका हूँ। जीवन दर्शन निश्चित होने का मतलब क्या है? कोई बताएगा? जीवन दर्शन निश्चित होने का क्या मतलब है? जीवन दर्शन निश्चित होने का मतलब क्या है? लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जी, देखो जो एक अस्वस्थ व्यक्ति होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है, उसका कोई गोल निश्चित नहीं होता। कोई उसका एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता, निश्चित लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका गोल निश्चित होता है। अब मान लीजिए अगर आप में एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, तो आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे आगे क्या बनना है, अपने जीवन में क्या करना है। लेकिन जो परिवर्तनशील व्यक्ति होता है, जो फ्लेक्सिबल वाला जो व्यक्ति होता है, जो परिवर्तनशील होता है, वो कभी भी अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। समझ में नहीं आ रहा कि किस क्षेत्र में जाऊँ, किस क्षेत्र में नहीं जाऊँ। ये जो सारी बातें हैं, वो एक बीमार या अस्वस्थ व्यक्ति कहलाती हैं। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति का मतलब होता है उसका जीवन दर्शन, यानी उसके जीवन में उसका लक्ष्य या उसका उद्देश्य निश्चित होना। अब उसके बाद आती है आत्मविश्वास होना। आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस होना, मतलब वो कोई भी कार्य करता है तो पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस के साथ करता है। ऐसा नहीं कि उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। मान लीजिए आप पेडागोजी का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है कि मानसिक स्वास्थ्य के जनक सीडब्ल्यू बीयर्स हैं। उसके बाद भी अगर आप कंफ्यूजन में रहें कि पता नहीं सीडब्ल्यू बीयर्स है कि कोई और है, तो इसका मतलब आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। आपको ये पता होते हुए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जो जनक मैंने आपको बताए हैं, वो सीडब्ल्यू बीयर्स बताए हैं, और उसके बाद भी आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि सीडब्ल्यूबीएस है या नहीं है, तो आप एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर आपको पॉइंट याद रहता है कि मेंटल हेल्थ के जो जनक है वो सीडब्ल्यूबीएस होता है, और उसके बाद आप उस पर अड़े नहीं रहते हैं, अपना लॉक आंसर पहले से ही कर देते हैं, तो ये समझ लीजिए आप एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। आत्मविश्वास, सहनशीलता होना। सहनशीलता वाली बात ये होती है कि बात-बात पे गुस्सा नहीं होना, बात-बात पे रिएक्ट नहीं करना, बात-बात पे क्रोधित मत होना। सहनशीलता होना, जहां जरूरत है वहां पर आप गुस्सा होइए, जहां पर जरूरत भी नहीं हो गुस्सा भी आए तब भी आप उसको कंट्रोल कर लीजिए, वो एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। इसका एग्जांपल मैंने आपको कल बताया था, कल परसों बताया था। मान लीजिए कोई शराबी व्यक्ति वो आपसे भिड़ रहा है और आप भी उससे भिड़ने लग जाए, तो शराबी में और आप में फर्क ही क्या रहा? अगर एक शराबी व्यक्ति आपसे भिड़ रहा है, आप उसके बाद उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपने सहनशीलता पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब मैं उससे भिड़ूंगा तो सब लोग मुझसे कहेंगे कि तुम तो पढ़े लिखे और सिंपल व्यक्ति हो ना, वो तो शराब पिए हुए, तो आप उससे क्यों भिड़ रहे हो? तो सहनशीलता एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती है। निर्णय लेने की योग्यता, निर्णय लेने की योग्यता तो हमें बहुत सारी होनी चाहिए। अब मान लीजिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, मान लीजिए कभी-कभी क्या होता है कि आपका एग्जाम आ गया, आपका एग्जाम आ गया, पेपर आ गया, और एग्जाम आने के बाद आपके घर वालों ने ये बात बोल दिया कि मोबाइल को आप जब तक नहीं हाथ लगाएंगे, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। अब मोबाइल को छोड़ने से पहले आपके दिमाग में इतने सारे विचार आ रहे हैं, अरे मेरा इसमें व्हाट्सएप है, मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप बने हुए कॉलेज की इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा, मेरे उसको पैसे उससे कैसे पता चलेगा। ये जो सारी बातें हमारे दिमाग में आ रही हैं, और उसके बाद हम ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि मोबाइल बंद करें या नहीं करें, तो इसका मतलब आप कैसे व्यक्ति हैं? अस्वस्थ व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल से ये दुनिया चल रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे पता है कुछ नहीं होने वाला, कहीं न कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। वो ऑन द स्पॉट उसका निर्णय ले लेके मोबाइल कल से नहीं चलाना, नहीं चलाना, वो निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब डिसीजन लेने चाहिए। जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे, वो प्राचीन परंपरा पे चलते रहेंगे, तो आगे सक्सेस हम नहीं हो पाएंगे धरना। उसके बाद मैंने आपको बताया नियमित अच्छी दिनचर्या होना, नियमित अच्छी दिनचर्या होना, यानी ऐसा नहीं है कि सुबह-सुबह जगते ही आप बीमारी की हालत में आ जाएँ। एकदम सुबह जगह आराम से फ्रेश होने के बाद योगा करें, और एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की आप में जो दिनचर्या वो होनी चाहिए, और डेली रूटीन में एक अच्छे व्यक्ति की तरह होना चाहिए। तो आप किस व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे? मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। अब आप यहाँ पे समझते हैं, आप समझना। अब वो क्वेश्चन जो बना के देगा वो ये देगा कि निम्नलिखित में से 2 तरीके से, निम्नलिखित में से कौन से एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है? दूसरा, कौन सी एक अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है? 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब देखो, स्वस्थ व्यक्ति और अस्वस्थ व्यक्ति मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर क्षेत्र में अपने आप को प्रदर्शित करने की पूरी कोशिश करता है। अब आप इस वाली बात को मत रखना कि जो मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति जो होता है, मान लीजिए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति जो है वो हमेशा सभी क्षेत्रों में सफल होगा। ये वाली बात भी गलत है, यानी जो एक व्यक्ति स्वस्थ है वो हमेशा हर क्षेत्रों में सफल होगा, ये वाली बात भी ठीक है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति होगा वो अस्वस्थ व्यक्ति के अपेक्षा अच्छा बेटर महसूस करेगा। अब एक एग्जांपल उसने दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, और मैं ऑप्शन में रख रहा हूं इस वाले पॉइंट को, तो ये वाला पॉइंट होगा या नहीं होगा, इस वाले पॉइंट को रख रहा हूं। मान लीजिए परिवर्तनशील व्यवहार, मान लीजिए परिवर्तनशील व्यवहार, ये जो बात है ये एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की होगी या अस्वस्थ व्यक्ति की होगी? परिवर्तनशील जो व्यवहार है ये सर स्वस्थ व्यक्ति की होगी। स्वस्थ व्यक्ति की होगी। यस सर। और बताएं, स्वस्थ व्यक्ति की होगी या अस्वस्थ व्यक्ति की होगी? बताएं। सर अस्वस्थ तो अपना जो अस्वस्थ गोल है वो चेंज करता है बार-बार। कौन बताए? क्या वो थोड़ी चेंज करता है। जो अस्वस्थ होता है वो अपना जो उसका गोल है वो बार-बार चेंज करता है। तो ए ऑप्शन लगाएं, बी ऑप्शन लगाएं? ए सर। स्वस्थ व्यक्ति वाला परिवर्तनशील व्यवहार होगा। मतलब सर वो अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर लेगा समायोजन। परिवर्तनशील व्यवहार समायोजन अलग है। उसे खुद नहीं पता कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के जनक सीडब्ल्यूबीएस है कि और हैं।
कभी उसको लगाता कभी उसको लगाता, परिवर्तनशील व्यवहार है। भिन्न भिन्न व्यवहार कर रहा है, कभी कंडीशन कुछ और व्यवहार कर रहा है, कभी कुछ और व्यवहार, समझ में नहीं आ रहा है बोलना क्या चाह रहा है। जो उसकी बात हमें समझ में ही ना आए, उसकी बात हमें क्लियर पता ही ना चले कि वो बोलना क्या चाह रहा है, तो कैसा व्यवहार होगा, परिवर्तनशील होगा। तो कौन सा व्यक्ति होगा? अस्वस्थ व्यक्ति होगा। अस्वस्थ व्यक्ति होगा ना भाई, जिसका परिवर्तनशील व्यवहार, उसे यही समझ में नहीं आ रहा जिसके आसपास व्यक्ति बैठे हैं कि ये वाला व्यक्ति चाह क्या रहा है। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है मैं अब नहीं करूंगा, कभी कहता करूंगा, कभी कहता मैं मर जाऊंगा, कभी कहता अब नहीं करूंगा। चाहता क्या है? तो इसका मतलब कैसा व्यक्ति? अस्वस्थ व्यक्ति। स्वस्थ व्यक्ति तो पहली बार में ऑन द स्पॉट ग्रेड देगा, बात खत्म, है तो है, नहीं तो नहीं, बात खत्म। अगर उसने पूछा कि ये वाला क्वेश्चन आपको आता है, नहीं आता तो नहीं, हाँ तो हाँ, ये वाला कौन सा व्यक्ति होगा? स्वस्थ व्यक्ति होगा। लेकिन जिसको अस्वस्थ व्यक्ति है, जो कंफ्यूजन कर ही रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा तो चाह क्या रहा है, तो अस्वस्थ व्यक्ति होगा, वो अस्वस्थ व्यक्ति होगा। आपको ये वाली बात समझनी है, परिवर्तनशील है। अब मैंने यहाँ पे कोई परिवर्तनशील व्यवहार आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया ना परिवर्तनशील व्यवहार, तो भाई यहाँ पे मैंने कोई ऐसी चीज आपको बताई जिससे एक अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता आपको नहीं लग रही हो, या आपके दिमाग से कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा हो या ऐसा कोई पॉइंट आ रहा हो कि साहब हमारे हिसाब से ये वाला पॉइंट कौन से वाले में है, मैं उसको डिफाइन करूंगा, बताएं बताएं। क्वेश्चन दो तरीके से बनेंगे, मैं फिर भी बता रहा हूं। अगर मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से क्वेश्चन होता है तो दो तरीके से बनेगा, जो मैंने आपको बता भी दिया है। वो क्वेश्चन ये वाला बनेगा, निम्न में से कौन सी एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है, तो नहीं की बात करेगा तो तीन यहाँ से लेगा और एक अलग से लेगा। अगर दूसरा बनेगा, निम्न में कौन सी एक अस्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है, तो फिर एक यहाँ से लेगा और तीन यहाँ से लेगा, एक वहां से लेगा। भिन्न भिन्न व्यवहार, भिन्न भिन्न व्यवहार किसमें लगा दें? भिन्न भिन्न व्यवहार। ये स्वस्थ व्यक्ति में आएगा, किसमें आएगा? भिन्न भिन्न व्यवहार, भिन्न भिन्न व्यवहार किसमें आएगा? अस्वस्थ। अस्वस्थ में आएगा, लॉक कर दें। यस सर। अब भिन्न भिन्न व्यवहार को परिवर्तनशील व्यवहार बोल सकते हैं। यस सर। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? स्वास्थ्य व्यक्ति में क्यों लगाए थे आप? वो सर मुझे वो समायोजन वाला से रिलेट कर लिया था। समायोजन का मतलब ये होता है कि कंडीशन को वो अपने आप को ढाला है, ना कि कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को चेंज कर रहा है। आप कभी तो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये व्यवहार परिवर्तनशील व्यवहार है। अब समायोजन का मतलब ये कि आपको जो कंडीशन दी गई, आप उसमें चुप बैठे हैं। आपको पता है कि जो ये मुझे कंडीशन दी गई, कभी लाइफ टाइम के लिए दी गई है, कुछ देर के लिए, एक या दो दिन के लिए, कोई बात नहीं, रेस्ट कर लेते हैं, क्या हो गया? क्या होगा? आगे से समझ अब। ओके, और कुछ पूछे जिससे आपको, मैं फिर भी बता रहा हूँ, जब भी इसका क्वेश्चन पुट होगा तो दो तरीके से होगा, या तो स्वस्थ व्यक्ति की आत्म विशेषता, विश्लेषण का क्या मतलब है यहाँ पे? अपने आप को डिफाइन करना। बहुत से अभी मैं आपसे ये पूछूंगा, आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपने बारे में कुछ तो बात है, झूठ बता रहे हो, कुछ सही बता रहे हो, तो आत्मविश्लेषण ढंग से नहीं कर पा रहे हो। आत्मविश्लेषण की योग्यता मतलब होता है अपने आप को अच्छे से डिफाइन कर देना, अपना सेल्फ का एनालिसिस कर देना कि मुझे ये काम आता है, मैंने ये कर रखा है और मुझे ये आगे ये करना है। बहुत से व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैं क्या हूँ, बहुत से व्यक्ति को ये पता कि मैं क्या हूँ। जिसको ये पता कि मैं क्या हूँ, अच्छे से खुद को डिफाइन कर लेना, वो आत्मविश्लेषण कहलाता है, सेल्फ एनालिसिस। तो सेकंड पॉइंट बता दो एक बार दोबारा। अभी रखा है, सेल्फ एनालिसिस। संवेगात्मक परिपक्वता, यानी जिसने अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने इमोशन जोन पर कंट्रोल कर लिया। मान लीजिए गुस्सा किस टाइम पर, किस जगह पर, किस वे में करना है, वो आपको अच्छी तरह से आता हो, तो इसका मतलब आप एक अच्छे गुड व्यक्ति हैं, अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता में आती है। आपको ये नहीं पता चला कि कहां पर गुस्सा करना है, कहां पर हंसना, कहां पर रोना है, जब मन करता है वो काम कर लेते तो आप स्वस्थ व्यक्ति नहीं हो। ये वाली बात आती है। संवेगात्मक परिपक्वता मतलब संवेग पर कंट्रोल कर लेगा, और परिपक्वता का मींस क्या होता है? मैच्योरिटी होती है। मैच्योरिटी का मतलब होता है जिसने अपनी स्वर तंत्रियों पर नियंत्रण कर लिया। अब स्वर तंत्री कौन सी होती है? देखो, स्वर तंत्री कौन सी होती है? देखो, एक होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। नाम सुने नहीं? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ। अब जो हम बात कर रहे हैं तो हम इन्हीं का प्रयोग करके तो कर रहे हैं, के टी एम डी ओ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। जब हम बात करते समय, जब बोलते समय सोच समझ कर बोले, तो इसका मतलब है कि हमने अपनी स्वर तंत्रियों पर कंट्रोल कर लिया है। और जब आपने कंट्रोल कर लिया है तो इसका मतलब आप एक अच्छे मैच्योर हो चुके हैं, एक अच्छे परिपक्व हो चुके हैं। उसको हमने बोला इमोशंस कंट्रोल, यानी संवेगात्मक परिपक्वता। और पूछे, आगे चले। यस सर। अब उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम प्रभावित करेगा, लिख दें। यस करेगा। वातावरण करेगा, ये तो सर कॉमन होते हैं सभी में, वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया। देखो, वातावरण हो गया, उसके बाद समाज लिख दें, बुद्धि लिख दें, मित्र मंडली लिख दें, परिपक्वता लिख दें, विद्यालय लिख दें, और ईटीसी लिख दिया है। बहुत सारे हैं। ये वो पॉइंट है जो एक मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ये हो सकता है कि एक व्यक्ति ये हो सकता है। जी भोजन बिल्कुल होगा। अभी और लिखें, अगर आप चाहें तो हम और लिख सकते हैं। भोजन, स्वास्थ्य, बहुजन्म। स्वास्थ्य के नीचे बहुजन्म, बहुजन्म इसका क्या मतलब होता है सर? तो ये भाषावाद, बहुत सारे हैं। बहुजन्म का मतलब होता है जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा होना, जो ट्विंस पैदा होते हैं, ट्विंस पैदा होते हैं। तो सर ये मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित अभी करती बता देंगे, अभी बता देंगे। अब एक करके पूछ लेगा मैं आपको। देखो, बहुजन्म का मतलब होता है जुड़वा बच्चे। अब समझना, जो जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, मान लीजिए वो शकल से तो जैसे हो सकते हैं वो, लेकिन मानसिक रूप से सेम थोड़ी ना हो सकते हैं। हो सकता है एक की मेंटलिटी है, एक की सोचने और समझने की शक्ति ज्यादा हो, लेकिन एक की कम हो। शकल ही तो उनकी एक जैसी हो सकती है, लेकिन आप ये कहो कि दोनों बिल्कुल सेम जैसा कार्य करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जुड़वा मूवी देखी, जुड़वा,
यस सर। अब जुड़वा मूवी जो दिखाई गई है तो दोनों एक जैसा कार्य करते हैं, ये तो दिखाई दी है एक जैसा कार्य करते हैं, लेकिन नहीं ऐसा नहीं दिखाएगा। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे दिखाएंगे, अगर वो उसे मारता है तो उसके लग जाता है, ऐसा नहीं। लेकिन वो शकल से तो हूबहू थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति जो होता है बिल्कुल बहुमुखी विभाग वाला मिलता है, एक्सट्रोवर्ट वाला मिलता है, और एक जो बनता है वो इंट्रोवर्ट वाला मिलता है। एक बिल्कुल सूट बूट में रहता है तो बिल्कुल एक बिल्कुल भाई की रहता है, हाफ ये ऐसा रहता है। तो दोनों की जो मेंटलिटी है, मेंटल जो है वो तो दोनों की डिफरेंट है ना, अलग अलग है ना। उसी को तो बोला, और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। एक में अच्छी है और एक नहीं, ये वाली बात। और कुछ तो ये वंशानुक्रम और वातावरण में डिफरेंस बता दो। डिफरेंट क्या होता है? ये तो एक तरह से गर्भावस्था में चल रही है, माता पिता से हुए गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उसको वंशानुक्रम कहते हैं। अब प्रेगनेंसी के टाइम पर मान लीजिए माता का स्वास्थ्य कमजोर है और हाई डोज की दवा खा लेती है, देखो समझना, मान लीजिए प्रेगनेंसी है और माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब है और माता ने कोई दवा खा ली, और दवा जो खाई है, जो मेडिसिन जो खाई है वो हाई डोज वाली खा ली, और माता का जो स्वास्थ्य वो कमजोर है, तो उसका जो इफेक्ट है, उस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो किस पर पड़ सकता है? बच्चे पर पड़ सकता है। तो बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य भी कमजोर हो सकता है, पागल भी पैदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वंशानुक्रम कहलाता है। अब वातावरण की हम बात करें तो जब बच्चे का जन्म हो जाएगा, जन्म के बाद उसे जैसा माहौल मिलेगा उसी सर उसको वंशानुक्रम थोड़ी कहेंगे, जो माता का दवाई खा लेती है। वंशानुक्रम तो हो गया कि पीढ़ी दर पीढ़ी को चलना। कोई ऐसी बीमारी सर जो हाँ, जो पहले कभी रही हो उस बीमारी का बच्चे माना, वो वंशानुक्रम है ना सर। मैं दोबारा बताऊं, वंशानुक्रम। मैं दोबारा बताऊं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, जो आपने जितना भी बताया, बट ये वाला रिलेट नहीं होगा ना कि अगर माँ को फीवर आ जाता है या खांसी आ जाती है, खांसी में अल्कोहल वाली दवाई नहीं ले सकते, उसका इफेक्ट पड़ सकता है बच्चे पे, पर वो हेरिडिटी में थोड़ी आएगा। किस में रखे बताएं? उसमें हेरिडिटी में नहीं सर। नहीं हम मान लीजिए, मैंने आपकी बात मान ली, हेरिडिटी में नहीं, किस में? सर बीमारी में, किसमें? बीमारी में मतलब हाँ, बीमारी में रख ली, लेकिन बीमारी तो दो भागों में बांट लेता हूँ, या तो बिफोर बर्थ सर। मान ली, ठीक है, यस सर। लेकिन मैंने इधर एक चीज लिखी थी, देखो आपको मैंने जस्ट लिखी थी, दिखाई दे रही होगी आपको, गर्भावस्था। मैंने आपको पहले बता के चला, तो मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि वंशानुक्रम अगर आपसे पूछे तो मैं आपको बोलता भी चला था कि माता पिता के हुए गुण जो संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, वो वंशानुक्रम कहलाता है, मैंने आपको बताई थी। लेकिन मैंने आपको जस्ट उसके बाद ये लिख दी गर्भावस्था, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर माता का स्वास्थ्य कमजोर है, माता हाई डोज की दवा खा लेती है, तो उसका इफेक्ट बच्चे पर पड़ेगा, तो उसको हम किसमें रखेंगे? या वंशानुक्रम में या किसमें रखेंगे? गर्भावस्था। अगर आप इस वाली बात को बोलते हैं कि सर इसमें नहीं रखेंगे, तो फिर दो तरीके के रखते हैं, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ को हमने एक नाम दे दिया गया, क्या? वातावरण। क्या नाम दिया गया? वातावरण। बिफोर बर्थ को हमने क्या नाम दे दिया गया? गर्भावस्था। सर वातावरण का तो असर गर्भावस्था के टाइम में भी पड़ता है बच्चे पे। कैसे? अब एक अनहाइजीनिक जो कोई एरिया है, अगर कोई मतलब एक लेडी है जो कैसे है, अगर अनहाइजीनिक वातावरण में, तो उसका असर बच्चे पे आएगा। अरे लेकिन देखो, पहले मेरी बात सुनो, समझ रहे हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कह रहे हैं सही करें। मान लीजिए देखो यहाँ पर गर्भावस्था, समझना, अब आपका आंसर अच्छी मिल जाएगा। और ये जन्म हो गया है, जन्म के बाद, तो जन्म के बाद जो इफेक्ट पड़ेगा वो डायरेक्ट पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? डायरेक्ट। लेकिन गर्भावस्था में किसके थ्रू पड़ेगा? माता के थ्रू, इनडायरेक्टली। माता के थ्रू पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस सर। अब माता के थ्रू जो बच्चे पे इफेक्ट पड़ रहा है उसी को तो प्रेगनेंसी बोला जाता है। यस सर। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ये समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गर्भावस्था या वंशानुक्रम अलग अलग होता है। मैंने बस आपको वो वाली बात समझाने की कोशिश की है कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ और उस टाइम बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे? वंशानुक्रम में गर्भावस्था वाली श्रेणी में रखेंगे। और जन्म होने के बाद फिर अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ता है, वो हम देखेंगे। वातावरण के तौर पर समाज में आपको दो प्रकार बता दिया है, सामाजिक जीव समाज, प्राचीन परंपरा वाला जो समाज होता है वो भी आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। एक अच्छा आधुनिक समाज आपके मानसिक स्वास्थ्य को कहीं पर ले सकता है। बुद्धि की बात करते हैं तो बुद्धि की मैंने आपको तुरंत बता दिया, बुद्धि एक मान लेते हैं, दो तरीके से पढ़ लेते हैं, एक पढ़ लेते हैं मंदबुद्धि वाला और एक पढ़ लेते हैं प्रतिभाशाली वाला। सर जी। अगर किसी माता का स्वास्थ्य मतलब ठीक नहीं है प्रेगनेंसी टाइम में, तो ये श्योर है कि बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। जी श्योर है मैम, क्योंकि बच्चे का जो खान पान है, उसकी जो ग्रोथ है वो माता के नाड़ से जुड़ी हुई है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे का जन्म होने के बाद 2 दिन हुए, 2 दिन या 10 दिन का बच्चा हो गया, 10 दिन का बच्चा हो गया है और माता कोई ठंडी चीज खा लेती है, कोई ठंडी चीज खा लेती है, तो ठंडी चीज माता के खाने के बाद बच्चे को सर्दी हो जाती है, क्योंकि अभी भी वो माता के नाड़ से जुड़ा हुआ है। हो जाती नहीं हो जाती? और कहते भी हैं कि तुम अभी ठंडी चीज मत खाइए, नहीं बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी उसने कोई वातावरण से संबंधित कोई ऐसा खाना स्टार्ट नहीं किया है। और जब प्रेगनेंसी के टाइम होती है, जो हम ग्रोथ कहते हैं, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट जो बढ़ रही है वो माता के नाड़ से तो बढ़ रही है। माता अगर हेल्दी खाना खाएगी तो बच्चा हेल्दी होगा, अगर माता वीकनेस वाला थोड़ा वैसा खाना खाएगी तो वैसा होगा, हाइजीनिक खाएगी तो वैसा होगा, अगर माता डेली मोमोज और चाउमीन खा रही है तो बच्चा वैसे, अगर माता डेली जूस और ये अच्छे फल खा लिया तो बच्चा वैसे होगा। वो हमारे नाड़ से। अब देखो बुद्धि की बात करते हैं तो दो भागों में बांट लिया मैंने, मंदबुद्धि और प्रतिभाशाली बुद्धि। प्रतिभाशाली जो बुद्धि होता है, मान लीजिए वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है और कंट्रोल करने वाला होता है। मंदबुद्धि वाला जो होता है वो मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है और शारीरिक रूप से अच्छा हो सकता है। आपने कभी मंदबुद्धि वाले को कमजोर नहीं देखा होगा, उसका ये काम होता है बस खाना पीना ऐसा करना, और ना वो ज्यादा सोचने वाला होता है। लेकिन प्रतिभाशाली वाला जो होता है वो ज्यादा सोचने वाला होता है और अपने लक्ष्य के प्रति चिंतित होता है। मित्र मंडली आपने देखी वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। पर पक्का मैंने आपको बता दिया, जिसने अपने कंठ तालु मूर्धा दंत यानी जो हमारी स्वतंत्र उनका नियंत्रण लिया। विद्यालय आपको पता ही है कि विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होता है सबको साथ में लेके चलता है, एक ऐसा विद्यालय होता है जो अपने अपने बच्चों को साथ में लेके चलता है। जिन बच्चों को साथ में नहीं लेके चलता वो मानसिक रूप से पीड़ित होता है, डिप्रेशन में जाता है, हीन भावना आती है। जब हीन भावना आएगी तो वो स्कूल की जितनी भी फर्नीचर है, जितनी भी बिल्डिंग मटेरियल उनको नुकसान पहुंचाती है। भोजन भोजन कितने प्रकार का होता है? हाइजीनिक और अनहाइजीनिक, दो प्रकार है। कौन सा? हाइजीनिक और अनहाइजीनिक। अच्छा एग्जांपल के लिए हाइजीनिक कौन सा होता है और अनहाइजीनिक कौन सा होता है? जो भी आप बता रहे थे, जैसे फास्ट फूड हो गया, अनहाइजीनिक हो गया, और दूध वगैरह जैसे हो गया, हाइजीनिक हो गया सर। न्यूट्रिशन वाला जैसे बोली। और कोई बताए भोजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का सर, कौन कौन सा? सात्विक और तामसिक। कौन सा? सात्विक भोजन बोला जाता है, कोई तामसिक वो मतलब लैंग्वेज में तामसिक और सात्विक, हाइजीनिक अनहाइजीनिक इंग्लिश में वही बात है। एक होता है संतुलित और एक होता है असंतुलित। देखो संतुलित भोजन, मान लेते आप दावत में गए, बारात आ गई, या शादी किसी का गेस्ट हाउस में चले गए, तो उस दिन तो आप ये समझते हो कि 1 महीने की बराबर खा के चला जाऊं, लेकिन रिलैक्स में जब खाते हैं तो संतुलित होता है। जितना ज्यादा खाओगे उतना नुकसान हो जाता है।
वो असंतुलित कहलाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति को कभी ज़िंदगी में रसगुल्ले ना मिले हों, तो सफ़ेद वाले होते हैं व्हाइट कलर के, और वो बारात में चला गया तो वो रसगुल्ले खा के चला जाता है। फिर उसके बाद उसका जो पेट खराब होता है, तो जो कुछ हेल्थ बनी थी वो फिर और बेकार हो जाती है। तो बहुत से लोग ये होते हैं कि जो संतुलित जो भोजन होता है, जिसमें प्रत्येक उसकी तत्वों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, वो एक अच्छा भोजन कहलाता है। और असंतुलित भोजन क्या होता है कि एक ही वस्तु के पीछे पड़ जाना, कभी कुछ खाते-खाते रहना, कभी कुछ खाते-खाते रहना, तो ये असंतुलित भोजन होता है। अब जो संतुलित भोजन ढंग से करता है, वो अच्छा होता है। और भोजन का भी टाइम होता है। आप रात के 12 बजे भोजन कर रहे हो और फिर उसके बाद ये कहते हो कि मैं अच्छा-अच्छा खाता हूँ, उसके बाद नहीं ले रहा। मुझे कुछ हो ही नहीं रहा, शरीर में कुछ मेरी हेल्थ बनी नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। संतुलित भोजन का भी दिनचर्या होती है, जो मैंने एक संतुलित दिनचर्या जो मैंने आपको बताई थी, एक स्वस्थ व्यक्ति की होती है। स्वास्थ्य मैंने आपको बताई दिया, स्वास्थ्य जो खराब होगा, भोजन मैंने आपको बताया, जो भाषावाद में क्या होता है, मान लीजिए जो हमारी माता है, वो हिंदी बोलती हो, और जो पिता है, मान लीजिए वो इंग्लिश बोलते हो, और आने वाली जो संतान है, अगर मम्मी के पास जाती है तो टोटल हिंदी में बात करती है, पिता के पास जाती है तो इंग्लिश में। तो बड़ा डिप्रेशन में रहता है कि मैं किसको फॉलो करूँ? ऐसे कभी-कभी क्या हो जाता है कि उसका पूरा घर एक तरह से हिंदी मीडियम का है, तो इंग्लिश का एक भी शब्द नहीं सुनाई दे रहा। तो उसके बाद भी अगर उसको इंग्लिश वाले एडमिशन दे दिया जाए, तो फिर उसको थोड़ा गड़बड़ लगता है। एक कहाँ से आवाज़ आ रही है? किसके पीछे से आवाज़ आ रही है? तो उसको बंद करें। तो ये जो हमारे ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। अब उसके आगे चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पक्ष। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के पक्ष। इसमें 2 पक्ष पढ़ेंगे, दोनों पक्षों को समझेंगे बस। एक होता है हमारा सकारात्मक पक्ष, दूसरा जो होता है हमारा वो होता है नकारात्मक पक्ष, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें से समझ में कौन सा हमारा, देखो इनको समझने का जो मेन उद्देश्य मैं आपको पहले बता दूं, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है। अब मैंने आपको इस व्यक्ति के 2 पक्ष पढ़ाए। अब 2 पक्ष में मैंने एक आपको पढ़ा दिया है पॉजिटिव, और दूसरा कौन सा पढ़ाया मैंने आपको पढ़ाया नेगेटिव। अगर मान लीजिए उसके पॉजिटिव पक्ष को देखेंगे तो कैसा व्यक्ति होगा? वो स्वस्थ व्यक्ति होगा नहीं होगा? यानी जब उसमें सारे पॉइंट पॉजिटिव पाए जा रहे हैं तो वो स्वस्थ कहला रहा है, और जो नेगेटिव है तो उसमें कौन से पॉइंट पाए जाएंगे? वो नेगेटिव पाए जा रहे हैं, तो वो कौन सा व्यक्ति है? अस्वस्थ व्यक्ति है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो पक्ष से क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको बस इतना बताना है कि जब एक व्यक्ति ये पॉइंटों को लेकर चलता है, जब एक व्यक्ति इन पॉइंटों को लेकर चलता है, तो ये वाले जो पॉइंट है वो कौन से वाले पॉइंट होंगे? पॉजिटिव यानी सकारात्मक पक्ष वाले होंगे। और उसके बाद जब मैंने आपको ये वाली बात बताई, परिवर्तनशील व्यवहार, रटने पर बल देना, भिन्न भिन्न व्यवहार, आत्मविश्वास की कमी, जीवन दर्शन का निश्चित उद्देश्य न होना, ये जो सारे काम होंगे वो कौन से में आएंगे? वो कौन से में आएंगे? वो अस्वस्थ व्यक्ति वाले में आएंगे। अब अस्वस्थ व्यक्ति वाले में थोड़ा लिखूं अगर आप चाहें तो, देखो मैं इसके लिख भी रहा हूं। मान लीजिए इसका पहला होता है आत्मविश्वास की कमी, जीवन दर्शन निश्चित नहीं, भिन्न भिन्न व्यवहार, शारीरिक दोष, आत्मविश्लेषण की योग्यता न होना। अब ये वाले जो मैंने आपको पॉइंट लिखा है, ये वो पॉइंट है जो एक अस्वस्थ व्यक्ति के कहलाते हैं, जिनको हम किसके अंतर्गत रख सकते हैं? वो हम इनको इसके अंतर्गत रख सकते हैं, इसके अंतर्गत रख सकते हैं, इसके अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन जो पहले वाले जो पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे, वो स्वस्थ व्यक्ति के यानी सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत मैंने आपको लिखाए थे। कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्षात्मक युक्ति। रक्षात्मक में क्या होता है? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो फैक्टर आते हैं, इसके जो तत्व आते हैं, कौन से कौन पढ़ लेंगे? समायोजन पढ़ लेंगे, मानसिक द्वंद पढ़ लेंगे, और पढ़ लेंगे तनाव पढ़ लेंगे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रक्षात्मक युक्तियां। कुछ पूछना है आप इसमें पूछ सकते हैं। आगे चले। यस सर। अब इसमें हम चलेंगे रक्षात्मक युक्ति। मैकेनिज्म थोड़ा इसमें समझना है। इसमें क्या होता है कि इसके अगर आपसे जनक पूछिए तो आपको बता देना सिगमंड फ्राइड। अब इसमें क्या होता है देखो, फ्राइड ने रक्षात्मक युक्तियों में व्यक्ति के अचेतन प्लस चेतन मन का अध्ययन किया है। अब उसके प्रकार की बात करें कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं, फिर मैं आपको पूरा समझाता हूं। इसमें जो पहला प्रकार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तर्क संगतिकरण। इसको पढ़ेंगे तर्क संगतिकरण। क्या कर रहे हो? खाना नहीं बा? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रक्षेपण। इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टिव। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिगमन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रतिगमन। प्रतिगमन को क्या बोलते हैं हम? रिग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रतिक्रियाकरण। प्रतिक्रियाकरण को क्या बोलते हैं? टू रिएक्ट बोलते हैं।
उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 नंबर पे आक्रामकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे कल्पना प्रवाह या देवा स्वप्न। पहला तर्क संगति कर, दूसरा प्रक्षेपण, प्रतिगमन, विस्थापन, प्रतिक्रिया कर, आक्रामकता, कल्पना प्रवाह। देखो समझे, उसका पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि रक्षात्मक युक्ति यानी डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारी, उनके जनक कौन माने गए हैं? तो आपको जनक बताने हैं। कौन माने गए? जनक बताने हैं सिगमंड फ्राइड। कौन माने? सिगमंड फ्राइड। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसका ये पूछा जाएगा कि रक्षात्मक युक्ति में सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के किस मन का अध्ययन किया है? तो चेतन और चेतन का, यानी अचेतन और चेतन का। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, फ्राइड के जो उपागम पढ़ाए थे, तो इड और सुपर ईगो भी पढ़ाएंगे मैंने आपको, सुपर ईगो। या फिर वो ये भी पूछ सकता है इदम और परा अहम, परा अहम। देखो मेरा समझाने का मेन उद्देश्य आपसे ये है कि जब वो आपसे ये कहता है कि रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति के किस मन का अध्ययन किया जाता है, यानी रक्षात्मक युक्ति में किसका अध्ययन किया सिगमंड फ्राइड ने, अगर वो ऑप्शन बना के देता है तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक रहेगा, अगर इनमें से ऑप्शन बनाता है तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक रहेगा, अगर इसमें से ऑप्शन बनाता है तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक रहेगा। इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मैं इधर आपको व्यक्ति के किस मन का अध्ययन किया जाता है, यानी रक्षात्मक युक्ति में किसका अध्ययन किया सिगमंड फ्राइड ने, अगर वो ऑप्शन बना के देता है तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक रहेगा, अगर इनमें से ऑप्शन बनाता है तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक रहेगा, अगर इसमें से ऑप्शन बनाता है तो ये वाला ऑप्शन भी ठीक रहेगा। इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मैं इधर आपको लिख भी दे रहा हूँ, फिर आप थोड़ा कंफ्यूजन मत होना। मैंने आपको पढ़ा इड और ईगो और सुपर ईगो, फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ा इदम, अहम और परा अहम। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। सर आपने क्या बताया कि रक्षात्मक युक्तियों में ईद, सुपर ईगो, अभी बता दूं, समझे, अभी बता दूं, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा समझे। देखो ये जो मैंने आपको पढ़ाए थे, ये फ्राइड के उपागम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? फ्राइड के उपागम पढ़ाए थे। अब फ्राइड के जो उपागम पढ़ाए थे, मैंने 3 पढ़ाए आपको उपागम, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, इदम, अहम, पराहम, या चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए उसने कहा है कि फ्राइड ने रक्षात्मक युक्ति में इसका अध्ययन किया, यानी फ्राइड ने रक्षात्मक युक्ति में इसका अध्ययन किया है, तो आपको समझना ये है कि मान लीजिए वो इस वाली लाइन से क्वेश्चन पुट कर रहा है, इस वाली से ऑप्शन बनाया, तो आपको बताना इड और सुपर ईगो। यानी जब वो ऑप्शन इस वाली लाइन से बनाएगा तो जिस ऑप्शन में इड और सुपर ईगो एक साथ में होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है इड और सुपर ईगो एक साइड में होंगे, राइट आंसर वो होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्राइड ने रक्षात्मक युक्ति दी है और उस रक्षात्मक युक्ति में फ्राइड ने अध्ययन जो किया है व्यक्ति का, वो किस पक्ष का अध्ययन किया, वो आपसे ये पूछेगा। अब मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में सही तरीके से होगा, बाकी इधर से उधर। अगर वो इस वाली लाइन से ऑप्शन बनाएगा तो मान लीजिए इड और सुपर ईगो जिस ऑप्शन में एक साथ होंगे, राइट आंसर वो ऐसे बनेगा। मान लीजिए उसने एक ऑप्शन में दे दिया इड और ईगो, दूसरी वाली में दे दिया इड और इड, दूसरी वाली में दे दिया ईगो और सुपर ईगो, और नेक्स्ट वाली में दे दिया इड और सुपर ईगो। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ये वाला होगा। कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जब वो इस वाली लाइन से बनेगा तो इड और सुपर ईगो होगा, जब वो इस वाली लाइन से बनेगा, दूसरी वाली लाइन से बनेगा, तो आपको बताना है दूसरी वाली लाइन से बनेगा तो इदम और परा अहम, जिसको मैंने कौन सा ऑप्शन लिखा है? ये वाला लिखा है। कौन सा ऑप्शन लिखा है? ये वाला ऑप्शन लिखा है। अगर वो इस वाली लाइन से बनेगा तो चेतन और अचेतन, जिसको मैंने कहां पे लिखा है? चेतन और अचेतन। यानी रक्षात्मक युक्ति की जो जनक है सिगमंड फ्राइड है, और सिगमंड फ्राइड में सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के चेतन और अचेतन, इड और सुपर ईगो और इदम और पराहम, इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन में आता है तो राइट आंसर वो लगाना है। समझ में आया या नहीं आया? पहले ये वाली बात बताइए। आ गया सर। क्लियर है? क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा? अब सर एक बार फिर से बता दो प्लीज। देखो ये मैंने आपको बता दिया रक्षात्मक युक्ति के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। अब वो इसमें ये पूछेगा किसका अध्ययन करते, तो वो ऑप्शन बनाएगा 3 तरीके से। यानी अगर वो इनमें से ऑप्शन बनाता है तो ये वाले मैंने आपको बना के दिखा दी, ऐसे अगर इनमें से बनाएगा तब भी वो इस तरीके से बनाएगा, अगर इसमें से बनाएगा तब भी इसमें से बनाएगा। मैंने आपको ये वाली बात बताई कि जब इस वाली में से ऑप्शन बनाएगा तो राइट आंसर कौन सा ऑप्शन लगाना? आपको इड और सुपर ईगो, यानी ये वाला जो मैंने लाइन लिखी है, यानी इड और सुपर ईगो जिसमें ऑप्शन में होंगे, राइट आंसर वो लगाना। अगर वो इस वाली लाइन से बना रहा है तो फिर कौन सा ऑप्शन लगाना? इदम और परा अहम वाला ऑप्शन लगाना है, वो राइट आंसर होगा। अगर वो इस वाली लाइन से क्वेश्चन बना रहा है, ऑप्शन बना रहा है, तो फिर कौन सा लगाना? अचेतन और चेतन, चेतन और अचेतन मन का जो अध्ययन करते हैं वो हमारा कहना है। अब उसके बाद वो क्वेश्चन दूसरा ये पुट करेगा आपसे कि रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है। वो यहाँ से क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो ये समझ निम्नलिखित में से सर वो किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बता दो ना, अभी बता। समझ में नहीं आ रहा। अरे फ्राइड ने रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति के कोई नहीं है, ये क्यों लिखा आपने? रक्षात्मक युक्तियों के ऊपर कोई नहीं है। अभी इधर तो अभी बताने वाला हूँ, इधर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैंने क्या बताया? अभी मैं अभी एक मैंने बात बोली थी, आप उन वाले क्वेश्चन को बता दीजिए ना, सर आ रहे हैं। तो मैं जब से आपको क्या बता रहा था, मैं आपसे यही तो बता रहा था कि अगर उसने ये पूछा कि रक्षात्मक युक्ति में सिगमंड फ्राइड ने व्यक्ति के किस मन का अध्ययन किया है, किस मन का या किस पक्ष का अध्ययन किया है, तो ऑप्शन अगर इसमें से बनाएगा तो ये वाला बनेगा, इसमें से बनाएगा तो ये वाला बनेगा, इसमें से बनाएगा तो ये वाला बनेगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो पुट अप करेगा यहाँ से, तो वो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी सिगमंड फ्राइड की रक्षात्मक युक्ति नहीं है। कौन सी रक्षात्मक युक्ति कोई नहीं है? कौन सी रक्षात्मक युक्ति आपको ये बताना, कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो यहाँ से तो वो तीर लेगा, जो मैंने आपको ये वाली लिखाई है, यहाँ से वो तीर लेगा और एक वो अलग बना के देगा, वो आपको अलग बतानी है, वो आपको अलग बतानी है कि कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है। जो नहीं है उसको आपको गलत बता दिया, ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुट होगा और तरीके से। अब वो इनके एग्जांपल देगा, यानी जितने भी मैंने आपको ये लिखाए हैं इन सबके वो उदाहरण देगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और ऑप्शन में ये बनेंगे, ऑप्शन में ये बनेंगे, ये वाले बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति है। अब मैंने अभी आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले ये वाली बात बताई थी कि मान लीजिए अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? तो हमें बताएंगे तर्क संगतिकरण। इसमें क्या होता है कि जिसमें एक व्यक्ति स्वयं को सही साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क और उदाहरण प्रस्तुत करता है, यानी जब भी वो कोई कार्य करेगा तो वो अपने आप को गलत साबित नहीं करेगा, दूसरे में कमी निकाल देगा, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाती है? तर्क संगतिकरण युक्ति कहलाती है। इसका एग्जांपल कई बार पूछा भी गया है। मान लीजिए लोमड़ी को अंगूर प्राप्त न होने पर, लोमड़ी को अंगूर प्राप्त न होने पर
प्राप्त न होने पर कहना कि अंगूर खट्टे हैं। अब अगर लोमड़ी को अंगूर प्राप्त हो जाते तो क्या उनमें वो कमी और दोष निकलती? क्या उनसे कहती खट्टे हैं? नहीं कहती ना। इसका मतलब ये है कि इस वाली रक्षात्मक युक्ति में तर्क संगतिकरण, इसका एक और नाम लिख रहा हूं, युक्तिकरण, फिर आप कंफ्यूजन हो गए, युक्तिकरण, इसको भी इंग्लिश में ये बोलते हैं रैशनल रीजन। यानी युक्तिकरण का मतलब होता है कि तर्क संगतिकरण का मतलब होता है कि इसमें एक व्यक्ति स्वयं को सही साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तर्क और उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपने लड़कों को या लड़कियों को ये कहते सुना होगा, जब पेपर आता है, पेपर देने में निकलते हैं, पेपर बहुत टफ आया था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, ये वाली बात कहते नहीं कहते, या फिर ये वाली बात कहते हैं कि पेपर तो बिल्कुल सही होने वाला था, पेपर सही आया भी तो पूरा मेरा याद करवा था, लेकिन वो मैडम लड़ाई है उसमें एग्जाम हॉल में, इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया। या फिर उसको ये कहते सुना होगा कि पेपर तो बिल्कुल सही हुआ था, मेरा सिस्टम ही चल ही नहीं पा रहा था, कभी माउस इधर कभी उधर। मतलब मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे स्वयं को सही साबित करना है, तो किसी न किसी पे तो आरोप लगाना पड़ेगा, किसी न किसी में तो कमी निकालनी पड़ेगी। और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ कि पेपर टफ आया था, कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया था, कि मेरा सिस्टम नहीं चला था, कि मेरी मैडम से लड़ाई हो गई थी, कि मैं 5 मिनट लेट पहुंचा था तो मैं होपलेस हो गया था, ये सारे जो ब्लेम है, सारे के सारे सुझाव है, सारे के सारे जो आरोप है, हम किसी और पे लगा के स्वयं को सही साबित करके निकल जाते हैं, वो कौन सी युक्ति कहलाती है? तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण, रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। क्लियर है? ये बताएं बताएं, समझ में आ रहा है? ये बताएं। हेलो जी? सर ये पॉइंट प्रकार फिर से बता दो। क्या कह रहे हो? ये प्रकार आपने लिखवाया है ना, इसमें फिर से बता दो कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हो सर, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। कौन से वाले में कंफ्यूजन हो रहा है? पहले ये बताओ, प्रकार वाले में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ये तो बोला नहीं, ये तो पता है कि क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे, तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा, रिप्रेजेंट का बनेगा तो कैसे बनेगा, क्वेश्चंस बता दो इनसे रिलेटेड। मतलब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? हाँ जी, तो मैं अभी तक ये क्या बता रहा था कि अंगूर खट्टे कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि इनके एग्जांपल आपके क्वेश्चन बनेंगे, और इसका एग्जांपल मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अंगूर खट्टे हैं कौन सी रक्षात्मक युक्ति के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना तर्क संगति करके, उसको मैं समझा भी रहा था कि जब एक व्यक्ति, इसके अलावा सर अंगूर खट्टे हैं, इसके अलावा बताओ, ये तो सुन लिया बहुत बार। दूसरा वाला मैंने आपको ये वाली बात बताई कि जब एक बालक किसी भी पेपर में फेल हो जाता है तो उसका आरोप ये कहता है कि पेपर कठिन आया था। जब एक व्यक्ति किसी एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो अपने आप को ये कहकर बचाता है कि मेरा लड़ाई झगड़ा उस मैडम से हो गई। ये एग्जांपल मैं क्या बता रहा हूँ, और इनका रिग्रेशन का एग्जांपल क्या है सर? क्या हो गया? थर्ड पॉइंट का एग्जांपल बताओ। इस वाले का? हाँ जी, अभी मैं इस वाले पे आया कहां से, मैं इसको बता दूं आपको। बता दो फर्स्ट का तो हो गया। आप एक बार तसल्ली तो रखें, एक बार मैं सारा बता दूं, तुम एक बार बता दूं, फिर बाद में कहोगे दोबारा बताओ, डबल एनर्जी वेस्ट करोगे। तो मैं कुछ समझा क्यों चलूंगा? अब ये को मैं लिखता हुआ चलूंगा, उसको बोलूंगा मैंने कोई पहला वाला बताया, मैंने अभी सारे नहीं बताए। अब दूसरा वाला सुने, प्रक्षेपण में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति अपनी कमजोरी या दोषों की झलक, यानी मेरे अंदर जो कमजोरी या दोष हैं उसी को मैं दूसरों में देखने का प्रयास करता हूं। यानी मान लीजिए ये वाला जो प्रक्षेपण विधि है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति अपनी कमजोरी या उसके जो दोष है जो मुझ में है उसी को दूसरों में देखने का प्रयास करता हूं। यानी इसका एग्जांपल दो तरीके से पूछ जाते हैं। मान लीजिए उसने कहा है एक क्लास में एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा, यानी एक छात्र नकल करते हुए पकड़ा जा रहा है, तो वो अपने आप को यह कहकर बचाता है कि दूसरे छात्र भी तो नकल कर रहे हैं, यानी मेरे अंदर जो कमी है मैं उनको दूसरों में देखूं, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी? प्रक्षेपण, प्रोजेक्टिव कहलाएगी। और इसका एक और एग्जांपल होता है एक कुरूप व्यक्ति का, कुरूप जानते हैं? कुरूप, एक कुरूप व्यक्ति का दूसरे में कुरूपता देखना, दूसरे में कुरूपता देखना, दूसरे में कुरूपता देखना। अब इसके एग्जांपल दो बताए मैंने, नकल करते हुए जाने पर अपने को ये कहकर बचाता है दूसरे नकल करें, या एक कुरूप व्यक्ति का दूसरे में कुरूपता देखना, कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी? हमारी प्रक्षेपण रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी। अब कुरूप किसे कहते हैं वो थोड़ा आप बताएं, कुरूप किसे कहते हैं? सुंदर नहीं, जो मतलब अगली होता है, देखने में सुंदर ना हो। अच्छा, जो देख सुंदर ना हो। क्लियर है? जो सुंदर नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? कुरूप बोलते हैं। अभी का क्वेश्चन आएगा, सुंदरता कितने प्रकार की होती है? क्या? कौन सी दो प्रकार की होती है? बाहरी सुंदरता और आंतरिक और बाह्य। अच्छा, आंतरिक कौन सी होती है? दूसरे अच्छे स्वभाव का होता है, अच्छा नेचर होता है जिसका। उसका सर दूसरा इसमें संतोषनात्मक युक्ति कौन सी होगी? कौन सी? संतोषात्मक, अभी संतोषजनक युक्ति। अभी बताऊं। सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आप नहीं करवाते हो, फिर हमारे बनते नहीं है सर, प्रैक्टिकल सेट लगाते हो उसमें नहीं बनते। अभी एक क्वेश्चन है आपको संतोषजनक जो रक्षात्मक युक्ति, उसका क्वेश्चन आपके पास नहीं, ये मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे ही, संतोषजनक युक्ति कौन सी है? आपको भी सर आप कंफ्यूजन, इसी रीत से सारे समझा दो हमें। आप ये तो आपकी कमी है कि आपने कहीं पढ़ा था और फिर आपको आधा याद आता, आधा याद नहीं नहीं पढ़ा नहीं था, पेपर में आया हुआ था। अरे मैडम जी, संतोषजनक रक्षात्मक युक्ति कोई है ही नहीं, कैसे पढ़ लिया आपने? अब दूसरी बात ये होती है कि जो आप इस वाली बात को बोल रहे हैं कुरूप व्यक्ति होता है सुंदर ना हो, ये आपकी गलत सोच है। सुंदरता दो प्रकार की होती है, फिजिकली और मेंटली। और सुंदर कुरूप उसको बोलते हैं जो ज्यादा झूठ बोलता हो, चोरी करता हो और ज्यादा लड़ाई झगड़े करता हो, ना कि जो सुंदर दिखता हो। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए स्मार्ट है, लेकिन हमें फिजिकली स्मार्ट पे नहीं जाना है, हमें उसके विचारों पे जाना है। अगर उसके विचार अच्छे हैं तो वो दूसरा व्यक्ति है। अब मान लीजिए कुरूप व्यक्ति का दूसरा कुरूपता देखना, मान लीजिए मैं हर टाइम चुगली करता हूं तो मुझे दूसरे वाले भी चुगली करने वाले दिखाई देते हैं, कहते हैं कि जल कैसा कि मुझ जैसा। अगर मैं यहाँ पर वो कर रहा हूँ, मतलब मैं हर किसी की बुराई कर रहा हूँ, तो मुझे वो जैसे लोग भी और भी दिखाई दे रहे हैं कि ये भी बुराई कर रहे हैं, ये भी बुराई कर रहे हैं। वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाती है? प्रक्षेपण। प्रतिगमन का शब्द क्या होता है? पूर्व में चले जाना, यानी पास्ट में चले जाना। इसमें क्या होता है कि प्रतिगमन क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति अपने आगे किसी समस्या को पाता है तो अपनी आयु से निम्न आयु को कार्य करने लगता है। यानी मेरे सामने से कोई समस्या आ जाए, उस समस्या को देखकर मैं पीछे हट जाऊं। अगर मैं 10 साल का हूं तो 6 साल के व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगूं कि मुझे तो 6 साल तक का काम होता है, मेरा मेंटल ज्यादा नहीं सही अच्छा है, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी? प्रतिगमन। और इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था अंगूठा चूसना। इसका जो एग्जांपल मैंने आपको बताया था अंगूठा चूसना, यानी जब एक 10 साल का बालक इस कार्य को कर रहा है तो इसका मतलब वो कितने साल का बन गया है? 2 या 3 साल का बन गया है। और प्रतिगमन का शब्द होता है पूर्व में या भूत में चले जाना। इसमें एक व्यक्ति अपने सामने किसी समस्या को पाता है तो अपनी आयु से निम्न आयु का कार्य करने लगता है, अपनी आयु से लो में चला जाता है, वो प्रतिगमन रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। विस्थापन का क्या होता है? विस्थापन में क्या होता है कि जब एक व्यक्ति अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है, उसको विस्थापन कहते हैं। कभी आपने मीडिएटर का नाम सुना है? मीडिएटर नाम सुना मीडिएटर का? यस सर। बिचौलिए का नाम सुना? बिचौलिए सुना है सर। अभी किया बिचौली? अभी तक तो नहीं करी सर। अभी तक तो नहीं की।
तो ये जो मीडिया का काम क्या होता है कि इसमें जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है, वो विस्थापन कहलाता है। आपने देखा होगा कि किसी दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना, यानी मैं अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी तीसरे माध्यम में किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लूं, वो हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अब प्रतिक्रिया कर कहलाता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रतिक्रिया कर में क्या होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है उस व्यवहार को प्रकट करता है जो उसका बिल्कुल मन नहीं होता, यानी जबरदस्ती किसी से कोई कार्य करवाया जाता है जो उसके चेतन मन के खिलाफ होता है, जो उसके मन के विपरीत होता है, जो उसकी अंतर आत्मा आवाज बिल्कुल नहीं देती है कि मैं इस कार्य को करूं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वो दिखावटी और बनावटी व्यवहार प्रस्तुत करता है, उसको बोलते हैं हम प्रतिक्रिया कर। अब इसका एक एग्जांपल एक ही मोस्टली पूछा जाता है कि एक सौतेली मां अपनी सौतेली बेटी को प्रेम नहीं करती है, एक सौतेली मां अपनी सौतेली बेटी को प्रेम नहीं करती है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वह उससे दिखावे का प्यार करती है, कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी? प्रतिक्रिया कर कहलाएगी। आक्रामक का मतलब आप जानते हैं, क्रोध आना, गुस्सा आना, इसको आप आराम से समझ लेंगे। कल्पना प्रभाव आप इमेजिनेशन जानते हैं। दिवा स्वप्न जो होता है खुली आंखों से सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखेंगे तो इमेजिनेशन में जिएंगे, कल्पनाओं में जिएंगे, मेरा ये हो जाएगा, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन करना कुछ नहीं, बस ख्याली पुलाव। खुली आंखों से सपने देखना, दिन में सपने देखना, ये कौन से में आएंगे? कल्पना प्रभाव या दिवा स्वप्न में आएंगे। लेकिन आक्रामक में क्या आएगा? जब हम किसी कार्य को करते हैं हर समय गुस्से में रहें, घृणा में रहें। अब इनको लिखते हैं थोड़ा, आगे चलें। देखो सबसे पहले आप डालेंगे तर्क संगतिकरण। देखो इस रक्षात्मक युक्ति में व्यक्ति स्वयं को सही साबित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। लोमड़ी को अंगूर प्राप्त न होने पर कहना, अंगूर खट्टे हैं। इस रक्षात्मक युक्ति में एक व्यक्ति अपनी कमजोरी व दोषों की झलक दूसरों में देखने का प्रयास करता है। एक क्रूप व्यक्ति का दूसरों में क्रूरता देखना। एक छात्र नकल करते हुए पकड़े जाने पर अपने आप को यह कहकर बचाता है, दूसरे छात्र भी तो नकल कर रहे। कुछ पूछना है इन दोनों में से तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? नो सर। आगे चलें। यस सर। उसके बाद आता है, देखो प्रतिगमन का अर्थ पूर्व में या भूत में चले जाना है। इसमें एक व्यक्ति अपने सामने किसी समस्या को देखकर अपनी आयु से निम्न आयु का कार्य करने लगता है। जैसे अंगूठा चूसना। उसके बाद आता है विस्थापन। इस युक्ति में एक व्यक्ति अपनी बात या विचार
दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है। जैसे इस दूसरे व्यक्ति के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। कुछ पूछना है इसमें? कुछ पूछना है? विस्थापन बताना एक बार। ये विस्थापन वाला सर। देखो समझो, मान लीजिए आप यहां पर हैं और आप अपने विचार इस वाले व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप किसी न किसी का तो सहारा लेंगे या किसी कोई माध्यम तो लेंगे। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेता है, वो विस्थापन कहलाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि दूसरे व्यक्ति के कंधे पर रख के बंदूक चलाना। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको सीधे बताता हूं, बंदूक पे चलाने का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए ये मोबाइल है, ये आपके दोस्त का मोबाइल है, समझना, और ये आपने चुरा लिया, इसकी चोरी कर ली। अगर दोस्त को पता लग गया तो आपने बोल दिया मैं तो मजाक कर रहा था, अगर नहीं पता लगा तो चुरा लिया। ऐसे जो आप अपनी बात इस तक पहुंचा रहे हैं, जिस उद्देश्य को ध्यान रख के पहुंचा रहे हैं, अगर वो उद्देश्य पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो कोई और बहाना लगा देना। लेकिन आपके अंदर ऐसी क्षमता नहीं है कि डायरेक्ट उसको अपनी बात जाकर बोल दें, तो आपने किसी तीसरे व्यक्ति या किसी तीसरे माध्यम या किसी उसका जो सहारा लिया है, वो आपको सहारा लेने के लिए किस रक्षात्मक युक्ति में जाना पड़ेगा, विस्थापन में जाना पड़ेगा। यानी आपके अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम डायरेक्ट जाकर उससे ये वाली बात बोल दें कि ये वाली बात मेरे मन में तुम्हारे प्रति ये है। अब आपको डर लग रहा है तो आप कोई ना कोई जरिया जरूर बनाएंगे, कोई ना कोई माध्यम जरूर बनाएंगे, कोई ना कोई व्यक्ति को जरूर तलाशेंगे। जब हम उसको तलाशेंगे उसके बाद जब हम उसको अपनी बात पहुंचाएंगे तो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। और इसका शब्द मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि मान लीजिए प्रतिगमन का शब्द करते हैं पूर्व में या भूत में चले जाना। इसमें एक व्यक्ति अपने सामने किसी समस्या को देखकर अपनी आयु से निम्न आयु का कार्य करने लगता है। निम्न आयु का मतलब मैंने आपको बताया अंगूठा चूसना। मान लीजिए 15 साल का बालक अंगूठा चूसने का कार्य कर रहा है, तो ये दूसरा काम कर रहा है। अब है 15 साल का और 15 साल से खिसक कर कहां पर आ गया, नीचे आ गया। या आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ जाती है या आपकी मम्मी या पापा आपसे कोई भी कार्य करते हैं तो जब आप बहाना बनाते हैं, मम्मी मेरी तो तबीयत खराब है, मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है कि मम्मी मुझ पे चला नहीं जा रहा। यानी आपके सामने जो समस्या आई है उससे देखकर अपनी आयु से निम्न आयु का कार्य या आप व्यवहार करने लग जाते हैं, या आप व्यवहार करने लग जाते हैं, उसको हमने प्रतिगमन कहा है। अब इसका एक एग्जांपल आप ये समझना कि मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर और आपके सामने समस्या ये दिखाई दे रही है, आपके सामने ये वाली समस्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ से खिंचक कर यहाँ पर आ गए, यानी पीछे आ जाना, पीछे चले जाना, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, प्रतिगमन रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी। आपको ये समझना। उससे पहले मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण क्या कहलाता है, कि कुछ भी हो जाए, कितना भी झूठ बोलना पड़े, कुछ भी हो जाए और कितना भी हमें झूठ बोलना पड़े, लेकिन साबित कौन होगा, सही, हम सही साबित होंगे। सही साबित स्वयं होना, सही साबित स्वयं जो होता है वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, तर्क संगतिकरण या युक्तिकरण। यहाँ पर मैं ये नहीं देखना कि हम झूठ बोलने सकते, हम सही साबित होंगे, उसके लिए मैं कितने भी परीक्षाओं के झूठ की परीक्षा देनी पड़े। प्रक्षेपण का शब्द मैंने आपको बताया। तो मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर, मैंने आपको बताया ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है और इसमें जो भी क्वालिटी है, इसमें जो भी क्वालिटी है वो उन्हीं क्वालिटी को दूसरे व्यक्ति में देखे, वो उन्हीं क्वालिटी को दूसरे व्यक्ति में देखे, वो कौन सा कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है। आपके अंदर कोई ऐसी आदत हो, कुछ भी हो, एक्सवाइजेड कुछ भी, आप में बात करने की ज्यादा प्रवृत्ति हो, नकल करने की ज्यादा प्रवृत्ति हो, आप ज्यादा स्मार्ट हो, ज्यादा अंतर्मुखी हो, किसी से बात न करने वाला, बात लड़ाई झगड़े करना, हमारे अंदर जितनी भी क्वालिटी, उन्हीं क्वालिटी को हम दूसरे में देखें। मान लेते हैं एग्जांपल के थ्रू मान लेते हैं किसी मिठाई का नाम लेते हैं, किसी मिठाई का नाम लेते हैं। मिठाई कौन सी पसंद है आप लोगों को, कोई ऐसी मिठाई पसंद है, कोई मिठाई पसंद है, पसंद ही नहीं है, काजू कतली सर। वाह बिल्कुल हाईएस्ट वाली रखी है। अब मान लेते हैं हम काजू कतली की बात कर लेते हैं, काजू कतली की बात कर लेते हैं। अब काजू कतली का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो भी हो, वो किसी दूसरी मिठाई से मिलता हो, थोड़ा बहुत या मिलता हो, और जैसे ही काजू कतली आपने खाई और तब आपके दिमाग से विचार निकले इसका जो स्वाद है ना, थोड़ा थोड़ा केसर वाटी के जैसा लगता है या बर्फी के जैसा लगता है या फिर रसगुल्ले जैसा लगता है। यानी इसके अंदर जो क्वालिटी थी उस क्वालिटी को आपने किसी दूसरी वाली मिठाई में देखा, कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, प्रक्षेपण कहलाएगी। अब उसके बाद मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, प्रतिगमन पूर्व में या भूत में चले जाना या पीछे हट जाना, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, प्रतिगमन कहलाएगी। विस्थापन में हम अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सहारा लेते हैं, वो हमारी विस्थापन कहलाता है। आगे चले यस सर। सर अभी आपने जो ऊपर कहने प्रतिगमन रिग्रेशन में जो एग्जांपल दिया था कि बच्चा अपनी मम्मी के साथ चल रहा था, उसने बोला कि मुझे पेट दर्द है या फिर बोला कि मुझे चला नहीं जा रहा है, तो सर वो एग्जांपल उसने क्यों किया है, तो वो पहले वाले में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो पहले वाले में ज्यादा हो गया, उसने तर्क संगतिकरण में, तर्क संगतिकरण आप ये कह रहे हैं कि एक बच्चे पर मम्मी के साथ चल रहा था, उसने बोल दिया कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चला गया, ये तो बराबर है। हाँ जी सर। आप इस वाले को चाहते हो, मैं लगाना चाहती हूँ तर्क संगतिकरण में, ये तो जाने सर ऐसा हाँ जी। मैं पूछ रही हूँ ऐसा कि वो शायद फर्स्ट वाले में आएगा, देखो एक बात ये तो आपको वैसे ही समझना चाहिए, उसमें तो वैसे नहीं लगेंगे। जब वो चल रहा है, समझ रहे, और उससे पहले वो चलता नहीं था तो गोद में जाता था, किस में जाता था, गोद में जाता था। अब वो चल रहा है, अब उसे यहाँ पर गोद में जाना है तो यहाँ से हटके कहाँ पर आना पड़ेगा उसे, और यहाँ पर आने के लिए कोई ना कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा।
वो देखो मेरी लिखा है वो पीछे हट रहा है, चल रहा है, उससे पहले वो चलता नहीं था, कहां जाता था, गोद में जाता था, अब चल रहा है तो पैदल जा रहा है, अब उसे पीछे आना पड़ेगा, तो इसका मतलब उसने पहले मना कर दिया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे नहीं चला जाएगा, तो इसका मतलब वो बैठ गया, तो फिर आप कैसे ले जाएंगे, गोद में ले जाएंगे। और पीछे हट के पहले जो 2 साल का चला था और 1 साल का नहीं चलता था, तो 1 साल के व्यक्ति को गोद में ले जाते थे, अब उसे पता था मैं जमीन पर बैठ गया, मुझसे नहीं चला जा रहा है, तो फिर मम्मी मुझे गोद में ले जाएगी, तो पीछे क्यों आ गया। मैंने अभी तो बता दिया अंगूठा चूस रहा है। अगर एक 15 साल का बालक अंगूठा चूसने का कार्य कर रहा है, तो यानी वो 1 या 2 साल का व्यक्ति बन रहा है, कितना पीछे आ गया, बहुत पीछे आ गया। तो अगर आप किसी व्यक्ति, किसी बालक को 10-15 साल के व्यक्ति को आप उसको ये वाला कार्य करते हुए देखते, तो ये कहते हैं कोई बालक है, ये काम कर रहा है, तो हम तो बालक कर रहा है, तो इसका मतलब वो पीछे आ गया, ये वाला तर्क संगति कर्म में तो वो सही साबित थोड़ी ना कर रहा, तो बहाने बना रहा है, मैं बैठ गया मुझसे, तर्क संगति कर्म में तो सही साबित होगा, वहां पे जो बैठ रहा है थप्पड़ भी लग सकता है उसे, अच्छा बड़ा बहाने बना रहा है, एक थप्पड़ लगा तो चल भी सकता है, लेकिन तर्क संगति कर्म में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर उसके सामने कोई ना कोई उद्देश्य है। तर्क संगति कर्म में यहाँ पर उसके सामने कोई ना कोई उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सक्सेस नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो डांट तो पड़नी है, तो उस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, उससे बचने के लिए जो उद्देश्य उसे मिला था उसमें कमी निकाल देगा कि मैं इसमें नहीं जाना चाहता था, मेरा पापा मेरा तो टेस्ट बिल्कुल सही हुआ था, वो मैडम जो पढ़ी है ना स्कूल में उससे मेरी लड़ाई हो गई, मेरा महंगा हो गया, फिर मुझे ये नहीं पता कि ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, तो उद्देश्य। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ना था, यहाँ पर चल रहा था, चलते चलते अच्छा नहीं चल रहा, भागने लगा। मतलब कभी कभी आप कहते हैं बेटा झाड़ू पोंछा कर देना, आपको लगा झाड़ू पोंछा करना, मम्मी आज मेरी तबीयत ज्यादा खराब है, मेरे से नहीं हो, चल ठीक है मैं कर लूंगी, तबीयत खराब होने का मतलब है आप बिल्कुल स्थिति में आगे नहीं हुआ। और बताएं आगे चले, देखो अब आता नेक्स्ट प्रतिक्रिया पर। देखो इस रक्षात्मक युक्ति में एक व्यक्ति उस व्यवहार को प्रकट करता है जो उसके चेतन मन के खिलाफ होता है, लेकिन वह समाज को दिखाने के लिए, दिखावे या बनावटी व्यवहार को प्रदर्शित करता है। आप लोगों ने कभी बनावटी व्यवहार प्रदर्शित किया है, दिखावे वाला व्यवहार? बोलिए, किया है? जैसे एक अभी पूछेंगे आप लोगों से, एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी को प्रेम नहीं करती है, लेकिन समाज को दिखाने के लिए वह उससे दिखावे का प्यार करती है। आप लोगों ने कभी बनावटी विवाह किया है? बनावटी, जो लोग मैरिड लोग हैं, कभी सासू माँ के चलो ठीक है सासू माँ से काम नहीं करवाना, तो उनके पैर छू ले, या वो सासू माँ, ऐसे कभी किया है? सर लड़कियां थोड़ी करती हैं, लड़के भी करते हैं कुछ लड़के भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई गलती हो जाती है तो वाइफ से बचने के लिए भी कुछ होते नहीं, आज के बाद मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, मुझे आपकी बार माफ कर दो, ऐसा नहीं किया? अच्छा एक बात बताइए, जो बनावटी व्यवहार है वो जन्मजात होता है अर्जित? अर्जित होता है सर, तो सिखाते हैं आपको कि किस कंडीशन में कैसा बनावट आपको कैसा हम बनाना है। देख के सीख जाते हैं सर। हाँ तो स्वतः ही सीख जाते हैं। अब एक मान लीजिए, एक एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, देखो समझ लेना। मान लीजिए आपकी जो क्लास है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन आप कोचिंग में जाते हैं और आपकी जो क्लास है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, और आप 8:45 पे तो जगे हैं और आधा घंटा आपको कोचिंग आने में लग जाएगा, 15 मिनट में मुंह धो के तैयार हो गए। अब आपको दिमाग में लग रहा है कि सर मिलेंगे तो ये पूछेंगे कि लेट कैसे हुए, तो ऐसा कौन सा बहाना बनाना है हमें, कौन सी ऐसी बात बतानी है कि बिल्कुल सर को लगे कि हम सही बोलें। आप जैसे आपने एंट्री की 9:20 पे, सर ने पूछा लेट कैसे आई, ऐसा मैं तो बिल्कुल कॉलेज कोचिंग के लिए रेडी हुई थी, लेकिन एट टाइम घर में गेस्ट आ गए थे तो मम्मी ने बोल दिया तेरे को नाश्ता बना के दिया, मैं तो टाइम से पहले से आपको पता है। पूरे रास्ते आपने इतने बनावटी बहाने सोचे कि ऐसा कौन सा बहाना है जो बिल्कुल एकदम फिट साबित हो, वो आपने यहाँ पर आके लागू कर दिया। और जो बनावटी जो बातें हैं, ध्यान रखना, जो बनावटी बातें हैं वो हमारी नेचुरल व्यवहार होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो बदलता रहता है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए बनाते हैं। अब आपको यहाँ पर 2 तरीके से भी रख सकते हैं, जो बनावटी व्यवहार है वो जन्मजात भी हो सकता है, और अर्जित भी हो सकता है। अब इन दोनों में बांटे तो मान लीजिए 20% जो होता है वो जन्मजात होता है और 80% जो होता है वो अर्जित होता है, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहेंगे वैसे ही हम बहाने बांधने लगेंगे। अगर आप मान लीजिए हॉस्टल में रहते हैं तो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है अच्छा मिल गया तो अच्छे बहाने बनाने सीखेगा, अगर बेकार मिल गया तो बेकार वाला सीख जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बनावटी शब्द है हम यहाँ पर दोनों रूप में सीखेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसा व्यवहार, कुछ हमारा बात करने का तरीका बिल्कुल हमारे मम्मी पापा दादा दादी या नाना नानी में से किसी न किसी का तो आ जाता है। बिल्कुल जैसे कि ये भी इसकी मम्मी भी ऐसी झूठ बोलती है, ऐसे ये झूठ बोलती है, इसके पापा भी ऐसे झूठ बोलते हैं, इसका ये लड़का भी ऐसे झूठ बोलता है। तो कुछ आदतें जो हमारी है, बात करने का जो तजुर्बा है, बात करने का जो लहजा है, जो हमारा है, वो कभी कभी मम्मी पापा थोड़ा बहुत मिल जाता है, जिसको मैंने आपको कितना दिया यहाँ पर 20% कर दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा जो हाथ होता है हमारे व्यवहार को बनाने का, जो सबसे बड़ा जो हाथ होता है हमारे व्यवहार को बनाने का, वो वातावरण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रतिक्रिया करने में क्या होता है, देखो मैंने आपको पहले बता दिया, प्रतिक्रिया करने में उसने बोला क्या है कि वो उस व्यवहार को प्रकट करता है जो उसके चेतन मन के खिलाफ हो, यानी वो चाहता नहीं मैं इस कार्य को करूं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसे करना पड़ सकता है। मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं हम, देवरानी जेठानी का एग्जांपल देते हैं। एक होती है दौरानी और एक होती है जेठानी, इन दोनों की लड़ाई बहुत जोरों शोरों से होती है और पिछले 4 साल से बिल्कुल बात करना बंद है, समझ लेना, इसको समझना, बात करना बंद है। अब जो जेठानी जी हैं उनकी लड़की की शादी होती है और ये देवरानी जो पहले से तय करके बैठी है मैं तो 1 से लेकर लाख तक
कितना भी हो जाए मैं इनकी शादी में एक भी कदम नहीं रखूंगी, ना मुझे यहाँ पर जाना। ये बात तो कोई बात नहीं जाना, सब लोग इनको मनाने के लिए आते नहीं जा पाते, लेकिन जब इनके ससुर जी आते हैं, और वो ये वाली बात बोलते हैं कि बेटा मेरी इज्जत की खातिर आप इनके यहाँ चले जाओ, तो वो उनकी इज्जत की खातिर जा रहे हैं, अपना खुद का बिल्कुल मन नहीं है। वो उस व्यवहार को प्रकट कर रहे हैं जो उनके चेतन मन के खिलाफ होगा, यानी उन्होंने उस व्यवहार को प्रकट किया, बनावटी व्यवहार को प्रकट किया है, और वो भी ये बात बोल रही है कि ठीक है मैं जा तो रही हूँ लेकिन खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ जाकर बैठी रहूंगी, खाना एक भी टुकड़ा नहीं खाऊंगी, क्योंकि कौन सा व्यवहार है, वो बनावटी व्यवहार को प्रदर्शित कर रही है, दिखावे का व्यवहार प्रकट कर रही है। वो क्या कहलाता है हमारा प्रतिक्रिया कर। एक सौतेली माँ जो होती है कभी अपनी सौतेली बेटी को एक्सेप्ट नहीं करती, 1-2% ऐसी माँ होती हैं जो एक्सेप्ट कर लेती है अपनी बेटी की तरफ की परवरिश करती हैं, लेकिन मोस्टली जो सौतेली माँ होती हैं कभी नहीं करती, लेकिन वो समाज में अच्छी बनी रहे कि मेरी कोई बुराई ना करे, तो जब वो समाज के सामने उस बेटी से प्रदर्शित होती है, बेटी से रूबरू होती है, तो उससे बहुत प्यार से बात करती हैं, लेकिन जब कोई नहीं होता तो उससे मारपीट करती है, यानी जो दिखावे का जो प्यार कर रही है, समाज को दिखाने के लिए वो उससे दिखावे का या बनावटी प्यार कर रही है, व्यवहार कर रही है, वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी, प्रतिक्रिया कर रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी। क्लियर है? यस सर। आगे चलें, आगे चलें। यस सर। अब उसके बाद आता है हमारा कल्पना प्रभाव या दिवा स्वप्न, या दिवा स्वप्न। देखो इस रक्षात्मक युक्ति में एक व्यक्ति कल्पनाओं में जीता है, कल्पनाओं में रहकर जीता है, तथा हर समय खुली आंखों से सपने देखा करता है। जैसे ख्याली पुलाव का नाम सुना आप लोगों ने? या सपनों की दुनिया। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा था मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा खुद है कल्पना प्रभाव या दिवा स्वप्न वो चीज होती है जो हर समय बिल्कुल उसी में जीते रहते हैं। ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, आज मुझे 1 लाख रुपए पा जाए, मैं आज आईफोन खरीदूंगा, कल 2 लाख रुपए पा जाए, ये हो जाए, मेरी नौकरी लगी तो मैं ये काम करूंगा या ये काम करूंगा, जो कुछ भी हम इमेजिनेशन में रहते हैं और खुली आंखों के सपने देखते हैं कि काश मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो जाए, एचपीएस में हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं। और जब पढ़ने की बात आती है, तो 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हैं? 24 घंटे में से 30 मिनट पढ़ते हैं, लेकिन सपने रैंक बन के दिखाई दे रहे हैं कि यूपीएससी में पहली बार निकल जाए, पढ़ना ना पड़े, कल्पनाओं में रहें, खुली आंखों से सपने देखें। वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाती है? कल्पना प्रभाव या दिवा स्वप्न रक्षात्मक युक्ति कहलाती है, जिसमें आपको पता है ख्याली पुलाव या सपनों की दुनिया। ख्याली पुलाव की तरह से मैं ये बोल सकता हूँ खुली आंखों से सपने देखना, ख्याली पुलाव की तरह से मैं ये बोल सकता हूँ खुली आंखों से सपने देखना। सब लोगों ने अपनी सपनों की दुनिया बसा रखी होगी। सब लोग देखो सपने देखना भी अच्छी बात है, देखने भी चाहिए, बिना सपनों के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, और सपने कभी छोटे नहीं देखने चाहिए, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, बड़े देखेंगे तभी इंटरेस्ट आता है। ऐसे नहीं कि नहीं बस ये छोटा सा सपना देख ले तो उससे इंटरेस्ट नहीं आता। एक कहावत है ना कि रिस्क जिंदगी में हमेशा बड़ा लो, रिस्क जिंदगी में हमेशा बड़ा लो, अगर जीत गए तो कैप्टन बनेंगे और हार गए तो सलाहकार तो बनेंगे। अगर जिंदगी में आपने बड़ा रिस्क लिया है, अगर जिंदगी में आपने बड़ा रिस्क लिया और 1% आप उस रिस्क को लेकर हार गए, तो आप ये मत समझिए कि हम हार गए। उस रिस्क में से जब आप हारे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और उस जो हार है उसकी आपको कमी महसूस होगी। जब कोई व्यक्ति दूसरा उस रिस्क को लेगा तो आप उसके लिए एक सलाहकार तो बन जाएंगे, आप उसके लिए एक सलाहकार तो बन जाएंगे, और अगर जीत गए तो कैप्टन है ही हम अपने, कैप्टन है ही। तो ये हमेशा ये वाली बात ये कहता है कि अगर ख्याल दुनिया में रह रहे हो, सपनों की दुनिया में रह रहे हो, तो उन सपनों को हकीकत बदलने के लिए भी आप में हिम्मत होनी चाहिए। आप हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और सपने आप पता नहीं एलन मस्क के बराबर जाने के लिए कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। और हाँ, मैंने आपको फिर बात बताई और अभी बात बताऊं, सपने हमेशा देखा करो, सपने बिना देखने से तो काम चलेगा नहीं चलेगा। सपने देखेंगे तभी उसको पूरा करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए हम प्रेरित होंगे। और एक तरह से सपने जो होता है वो एम का कार्य करता है, आपके उद्देश्य का कार्य करता है, जो होता है वो इसी होता है। अब एक और नेक्स्ट रहेगी, उसको मैं आपको समझा दूं, फिर आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। एक है आक्रामकता, एक रहेगी हमारी आक्रामकता। यहाँ पर जब भी इसका एग्जांपल बनेगा तो गुस्सा वाला होगा। आपका मतलब क्रोध, गुस्सा होना, यानी एक व्यक्ति हर बात पे गुस्सा हो जाता है, हर बात पे एकदम जेलसी फील करता है, हर बात पे एकदम क्रोधित हो जाता है, हर बात पे मार काट लड़ाई झगड़े वाली बात आ जाता है, तो वो कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहलाएगी? आपको बताना आक्रामकता। अगर कुछ पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन रक्षात्मक युक्ति में से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। कुछ पूछना है? नो सर। चलते हैं आगे। देखो अब मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित तत्व पढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित, देखो इसमें देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तनाव, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंशन। दूसरा क्या होता है हमारा? समायोजन। दूसरा क्या होता है? समायोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। दूसरा क्या होता है हमारा? समायोजन। एक होता है हमारा भग्नाशा, इसको क्या बोलते हैं? क्लिटोरिस। एक होता है भग्नाशा, एक होता है मानसिक द्वंद्व, इसको बोलते हैं मेंटल। ये सर थर्ड क्या लिखा है इंग्लिश में? अभी बता रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट। क्लिटोरिस बोलते हैं इसको, भग्नाशा क्लिटोरिस, CLITORIS। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कुंठा। कुंठा क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। जी, इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। और उसके बाद एक और पढ़ेंगे हम रुचि। क्या पढ़ेंगे? रुचि। इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरेस्ट। देखो ये चीज होगी, इनके आपको शाब्दिक अर्थ पता कि कुंठा, तनाव, भग्नाशा, मानसिक द्वंद्व, रुचि किसे कहते हैं। अब मैं इनको पहले क्लास में इनको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं।
तनाव किसे कहते हैं, समायोजन किसे कहते हैं, भग्नाशय किसे कहते हैं, मानसिक द्वंद किसे कहते हैं, कुंठा किसे कहते हैं, रुचि किसे कहते हैं। अब इसमें से आपको कोई सा समझ में आ रहा है? कैसा ये वाला हमें समझ में आ रहा है? बताएं। नहीं आ रहा वो बताना है क्या सर? जो समझ में आ रहा है उसको बता दो, जो नहीं आ रहा उसको बता दो। सारे आ रहे हैं तनाव और समायोजन ये समझ आ रहे हैं, रुचि आ रही है। अच्छा, रुचि समझ में आ रही है? सुनिए पहले मैं इसको थोड़ा बता दूं तनाव क्या कहता है। देखो, व्यक्ति की ऐसी कोई आवश्यकता, समझ लें आज इनके समय आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, लिखाऊं कर ली। व्यक्ति की ऐसी कोई आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, व्यक्ति की ऐसी कोई आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, आवश्यकता है और उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? तनाव उत्पन्न होगा। यानी व्यक्ति की ऐसी कोई आवश्यकता, ऐसा कोई उद्देश्य, ऐसा कोई लक्ष्य जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो उस व्यक्ति में क्या उत्पन्न करेगी? तनाव उत्पन्न करेगी। और तनाव प्रत्येक व्यक्ति में जन्मजात पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कैसे पाया जाता है? जन्मजात पाया जाता है। और तनाव को हम दो प्रकार में देखेंगे। तनाव को कितने प्रकार में देखेंगे? दो प्रकार में देखेंगे। एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक तनाव। एक होता है शारीरिक और एक होता है मानसिक तनाव। और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा कर सकता है कि मान लीजिए किसी में मानसिक तनाव आ रहा है, तो उससे संबंधित जो अक्षमता है वो कौन सी कहलाती है? अगर मान लेते हैं उससे संबंधित जो अक्षमता है वो कौन सी कहलाती है? अगर उसमें शारीरिक तनाव आ रहा है तो उससे संबंधित अक्षमता कौन सी कहलाएगी? दोनों आपको पता है तो बता दें, नहीं पता होता बताएंगे आपको। अगर वो आपसे पूछता है कि व्यक्ति तनाव किसे कहते हैं, तो आपको तनाव बताना है कि जब एक व्यक्ति की ऐसी कोई आवश्यकता या ऐसी कोई उद्देश्य, ऐसा कोई लक्ष्य जिसकी पूर्ति नहीं हो पाती, जिसकी पूर्ति में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो वह तनाव का रूप ले लेते हैं। लेकिन जो तनाव होता है वो सबसे पहले कहां पर आता है? अचेतन मन में आता है। कहां पर आता है? अचेतन मन में आता है। फिर उसके बाद उसको कहां पर लेके आते हैं हम? चेतन मन में लेके आते हैं। जब वो चेतन मन में आ जाता है तो चेतन मन में दो प्रकार से हो जाता है। एक बताया मैंने आपको शारीरिक और एक बताया मानसिक। मानसिक से संबंधित जो अक्षमता है उसको मैंने आपको बताया था डिस्थीनिया। क्या बताया था? डिस्थीनिया, जो गंभीर तनाव या मानसिक तनाव जो होता है। और शारीरिक तनाव से संबंधित जो मैंने अक्षमता बताई थी वो मैंने आपको बताई थी अप्रेक्सिया या डिस्पेक्सिया। अप्रेक्सिया या डिस्पेक्सिया आपको समझ में आनी चाहिए। अप्रेक्सिया किसे बताई थी? अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया डिस्पेक्सिया मैंने आपको वो बताई थी जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय शरीर का प्रयोग करता है और उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है। जैसे कोई डांस कर रहा है, कोई सर्कस कर रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, ये मैंने आपको हमारे शरीर के द्वारा प्रयोग की ऐसी कोई कार्य गतिविधि और उसके द्वारा शरीर उसको नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब शारीरिक तनाव हो रहा है। शारीरिक तनाव हो रहा है तो उससे संबंधित अक्षमता होगी, वो आपको अप्रेक्सिया डिस्पेक्सिया बतानी है। अगर मानसिक तनाव से संबंधित अक्षमता की बात करें, मानसिक तनाव से संबंधित अक्षमता की बात करें तो हमें कौन सी बतानी है? डिस्थीनिया से संबंधित अक्षमता को बताना है। अगर ये कुछ तनाव किसे कहते हैं? तनाव जन्मजात होता है, तो आपको ये बताना तनाव जन्मजात होता है। आता क्यों है जन्म तनाव? तो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति में जो बाधा उत्पन्न होती है, आवश्यकता की पूर्ति में जो बाधा उत्पन्न होती है वो किसका रूप ले लेती है? वो किसका रूप ले लेती है? तो आपको बताना तनाव को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बता देना दो भागों में बांटा गया है। कौन-कौन से दो भाग हैं? शारीरिक तनाव और मानसिक तनाव। मानसिक तनाव से संबंधित क्षमता कौन सी होती है? डिस्थीनिया। शारीरिक तनाव से संबंधित कौन सी क्षमता होती है? अप्रेक्सिया डिस्पेक्सिया। अब एक बात और समझना, ये जो मैंने इतने भी आपको लिखा है ना, इनको मैं लिखा दूंगा कल पूरी तरह से, लेकिन जब भी इनसे क्वेश्चन पेपर होगा तो डिटेल में क्वेश्चन पेपर नहीं होगा। वो एग्जांपल जो मैं अभी बता रहा हूं, जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते समय जो उसकी ऐसी आवश्यकता है जिसकी पूर्ति होने में बाधा आ रही है, व्यक्ति का ऐसा कोई लक्ष्य जिसको प्राप्त करने में बार-बार असफल हो रहा है, तो वह किस अवस्था में आ जाएगा वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो कौन सी स्थिति में आएगा? वो तनाव की स्थिति में आएगा। इनकी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, वो हमें बताना है। अब उसके बाद वो समायोजन की बात करेगा तो समायोजन आप जानते हो एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन करके लेता है, यानी जब एक व्यक्ति अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हमारा समायोजन कहलाएगा, जिसमें आपकी अपनी खुद की नहीं चलेगी, आप अपने व्यवहार को दूसरे के अकॉर्डिंग परिवर्तित करके ले आओगे, वो आपका कहलाएगा समायोजन कहलाएगा। लेकिन समायोजन कब होता है? जब एक व्यक्ति में असमायोजन की अवस्था उत्पन्न होती है। असमायोजन कहलाता है जो एडजस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन एडजस्ट जब करेगा जब एक व्यक्ति असमायोजन की स्थिति से बाहर निकल के आएगा। मान लीजिए आपका ऐसा व्यवहार आप उसको नहीं वहां पर डाल पा रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर ढाल पाए तो आप समायोजन की स्थिति में आएंगे, अगर आप नहीं ढाल पाए आप असमायोजन की स्थिति में आएंगे। अब उसके बाद आती है भग्नाशय, क्लिटोरियस। ये भग्नाशय जो होती है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। भग्नाशय आप जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होगा साहब, हम जानते हैं थोड़ा बहुत। भग्नाशय किसे कहते हैं आप जानते हैं थोड़ा बहुत? भग्नाशय देखो समझना, भग्नाशय का शब्द का हम यहां पर पढ़ेंगे तो मतलब होता है लक्ष्य या उद्देश्य से दूर भाग जाना। आप कभी किसी लक्ष्य उद्देश्य से दूर भागे हैं? नो सर। देखो ये कंडीशन कब आती है? देखो ये कंडीशन तब आती है कि मान लीजिए आप किसी लक्ष्य को बार-बार प्राप्त करना चाहते हैं, आप किसी उद्देश्य को बार-बार प्राप्त करना चाहते हैं, आप उस लक्ष्य को बार-बार प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने में बार-बार आप फेल हो रहे हैं, बार-बार फेल हो रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ऐसी कंडीशन बन जाती है कि शायद ये वाली जॉब तेरे लिए नहीं बनी है, तो आप किसी और क्षेत्र में ट्राई कर ले। यानी जब एक व्यक्ति किसी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उस लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने में वो बार-बार असफल हो रहा है, तो वह उस लक्ष्य से दूर हट जाता है या उससे भाग जाता है। मनोविज्ञान की पेडागोजी या साइकोलॉजी की स्थिति में इसको क्या नाम दिया गया है? भग्नाशय। तनाव का कॉन्सेप्ट आपको पता है, समायोजन का कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया और भग्नाशय कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। दोनों तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए नहीं? ये बताइए। अर्थ आपको बताया नहीं, समझ में आया नहीं आया? बताओ। किस वाला दोबारा बताना, नहीं बताना क्या? भग्नाशय क्या होता है कि जब एक व्यक्ति किसी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, यानी आपकी जो एक सपना है, जब आपका एक जो सपना है, मान लीजिए आप आईएएस बनने का सपना है, आप यूपीएससी हर बार देते हैं, आपका जो सपना है वो यूपीएससी निकालने वाला है, आईएएस बनने वाला है, आप बार-बार आईएएस निकालते हैं, बार-बार यूपीएससी निकालते हैं, फिर और मेंस निकालते हैं, लेकिन इंटरव्यू में बार-बार फेल होते रहते हैं। आपने 3 से 4 बार ये वाला प्रयास किया, लेकिन आप बार-बार सक्सेस हुए, तो आपके दिमाग में ये वाली बात है कि यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है, अब यूपीएससी मेरे लिए शायद बना ही नहीं है। तब आप उस यूपीएससी वाले उद्देश्य को छोड़कर दूर हट जाते हैं, उससे दूर भाग जाते हैं। मनोविज्ञान की स्थिति में इसको क्या नाम दिया गया? भग्नाशय। जब एक व्यक्ति किसी लक्ष्य को बार-बार प्राप्त करना चाहता है और बार-बार उसको प्राप्त करने में असफल हो रहा है, तो वह उस लक्ष्य से दूर या हट जाता है या भाग जाता है। मनोविज्ञान की स्थिति में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो आपको बतानी है भग्नाशय। क्लियर है? यस सर। देखो अब उसके बाद हम आते हैं थोड़ा, देखो मानसिक द्वंद क्या कहलाता है। मान लीजिए आपका ऐसा कोई लक्ष्य, आपने जिंदगी के 2 उद्देश्य, आपके जो लक्ष्य हैं वो आपके
दो बना रखे हैं कि मेरे दो लक्ष्य पसंद है, मुझे कोई सा भी मिल जाए, दो लक्ष्य मेरे, एक तो आपका लक्ष्य है कि इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन जाए, इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन जाए, और दूसरा और है आपका एक एसआई है, क्या मैं एसआई बन जाऊं या इंटर कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊं। इस कंडीशन में से किसी एक लक्ष्य को छोड़ना और किसी एक को प्राप्त करना है, समझ में ये नहीं आ रहा किसको छोड़ा जाए किसको प्राप्त किया जाए, ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है, मानसिक द्वंद्व कहलाती है। समझ में आया? यस सर। अब कुंठा बात करते हैं, कुंठा ये बात कुट-कुट की भरी होती है, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं, एक तरह से इसको हम जेलसी भी बोल सकते हैं। अब ये एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये जन्मजात होती है, पहली बात तो ये कैसी होती है, जन्मजात। सबसे ज्यादा जो ये पाई जाती है वो गर्ल्स में पाई जाती है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, गर्ल्स में पाई जाती है। देखो कुंठा क्या होती है, मान लीजिए मैंने आपको ये वाली बताई कि आपने कभी भी किसी भी काम की ऐसी उम्मीद ना की हो और वो आपको सुनने को मिल जाए, यानी आपके अंदर आपको आपके फ्रेंड के प्रति कोई ऐसी धारणा बनी हुई है, वो कभी कुछ काम कर नहीं सकता और उसके आपको खबर मिल जाए उसने कर दिया, तो आपकी उसके प्रति जो जेलसी की भावना है, जो कुंठा की भावना है, वो प्रदर्शित होगी। 3 इडियट मूवी वाला, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और फर्स्ट पे आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। आप ये कहते हैं ना कि हमारे दोस्त है सारे, इसकी भी जॉब लग जाए, इसकी भी जॉब लग जाए, मैं काम ना करता हूं, और मान लीजिए आपसे 10 दिन पहले आपके दोस्त की जॉब लगी और 10 दिन बाद आपकी लगने वाली, वो आपको पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपके दोस्त की जॉब लग जाती है, तो देखो आप उससे कितनी जल्दी कितनी कुंठा आपकी में होती है। वो एक बात लगेगा, आप दिखाओगे बस कि नहीं मुझे तो बहुत खुशी है मेरे दोस्त, लेकिन एक बार उसे अंदर आके बोले अकेले में पूछना तुझे जेलसी है या नहीं, तुरंत पता चलेगा जेलसी है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जलन होती है वो दोस्त की होती है। और आपकी जो जॉब लगेगी ना तो सिर्फ 3 व्यक्तियों को खुशी होगी। अगर आपकी जो जॉब लग रही है, अगर गर्ल्स की लग रही है, बॉयज की लग रही है, तो यहाँ पर भी 3 व्यक्ति खुश होंगे और यहाँ पर भी 3 व्यक्ति खुश होंगे। उसके बाद जो आपको बधाई दे रहे हैं ना वो सिर्फ बनावटी दे रहे हैं, लेकिन अंदर उनके क्या है, कुंठा है। अब वो 3 व्यक्ति कौन से, मान लीजिए आप मैरिड हैं, गर्ल्स भी मैरिड है, तो एक तो उनके हस्बैंड और एक उनके जो मम्मी पापा रियल वाले हस्बैंड मम्मी पापा नहीं, रियल वाले जो मम्मी पापा हैं वो खुश होंगे। अगर बॉयज की बात करें तो एक उसकी वाइफ और जो उसके रियल मम्मी पापा हैं वो खुश होंगे, ना कि सासू ससुर खुश नहीं होंगे। ये 3 व्यक्तियों को आपको सक्सेस होने की खुशी लगती है, बाकी आपको कितना भी चाहने वाला हो, आपकी सिस्टर हो, आपके भाई हो, कोई भी हो, कोई भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उनमें क्या भरी हुई है, कुंठा भरी हुई है। उन्हें पता है कि भाई हम तो चाह नहीं रहे थे ऐसा हुआ, ये हो कैसे गया, उसको क्या नाम दिया गया, कुंठा। जब हम किसी व्यक्ति के कार्य को देखकर अपने अंदर की हीन भावना और उससे घृणा करने लग जाते हैं, वो अवस्था हमारी क्या कहलाती है, कुंठा कहलाती है। अब बात आती है रुचि। रुचि हमेशा जन्मजात भी कहला सकते हो और अर्जित भी हो सकती है, मोस्टली इसको अर्जित में रखना आपको। और रुचि के जो मैंने आपको जनक बताए थे, शायद आपको याद हो, याद है रुचि के जनक, रुचि के जनक याद है, नहीं याद है, पढ़ ही नहीं रहे तो याद पास हो जाएगा। स्ट्रंग, और मैंने ईयर भी बताई होगी शायद 1908, जो ईयर मैं बता रहा हूँ इसकी जो ईयर है वो है 1908। अब इसकी जो जनक है वो रुचि के स्ट्रंग। रुचि क्या होती है कि ये एक अर्जित प्रक्रिया भी ज्यादा मुस्लिम मानी जाती है, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी की तरफ आकर्षित होकर उसको पसंद करता है, उसको जानने के लिए इच्छुक होता है, यह अवस्था मनोविज्ञान में रुचि कहलाती है। रुचि के जनक पूछे तो आपको स्ट्रंग बता देना है, रुचि के जनक पूछे तो आपको स्ट्रंग बता देना है। और रुचि परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील होती है और अस्थायी होती है। लेकिन रुचि में जो सबसे महान कार्य है, जो रुचि में जो सबसे महान कार्य है वो हमारा क्या होता है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ के कारण हमारी रुचि जन्म लेती है, हमारी रुचि विकसित होती है, हमारी रुचि खत्म होती है। कुछ पूछना कुछ नो सर। सर एक समायोजन अलग से भी टॉपिक है, वो आप अरे मानसिक स्वास्थ्य में ही समायोजन है। लेकिन सर फिर समायोजन के कुछ ऐसे टाइप भी तो है जैसे वो होते हैं उपागम उपागम अंतर्द्वंद। हाँ, अंतर्द्वंद को ही मानसिक द्वंद बोलते हैं। कुछ ऐसे करके भी तो थे सर। तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। हां सर, इसी मतलब थोड़ा अलग से हो गया ना, इसी वजह से कह रही हूँ मेंटल समायोजन। हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ नहीं है, वो वाला मैं आपको दिखा भी दे रहा हूं सिलेबस। देखो इसमें उन्होंने दिया है ये वाला कांसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो रक्षात्मक क्योंकि मैंने आपको पढ़ाई है ना, वो वाली जो पहले ये वाली जो है, ये एक समायोजन की मानी जाती है, ये एक समायोजन की मानी जाती है, हर समायोजन की मानी जाती है। तो मेंटल हेल्थ में बस आपको एडजस्टमेंट दे रखा है, लेकिन मैं तो आपको इनको भी बता दूंगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू सर। ओके।